गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? तो हमारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का लोक प्रशासन विभाग और अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित होने वाली इस ऑनलाइन वर्कशॉप में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हमारा विश्वविद्यालय एक गजब का नवाचार कर रहा है। आप सुबह सुबह रजाई ओढ़कर इस शो को देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। कई सारे लोगों ने मफलर लगा रखे हैं। जूम पे जो साथी जुड़े हैं वो मुझे उनकी पिक्चर भी दिखाई देते हैं, उनके वीडियोस भी मुझे दिखाई देते हैं। तो आप लोग जो रजाई ओढ़कर और बिस्तर में पड़े पड़े ये जो सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, उसके लिए अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो हमारे विश्वविद्यालय को जाता है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का ये नवाचार है। और ऐसा कई बार इस मंच से कहा गया कि भारत के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस प्रकार के ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, लगातार आयोजित की जा रही है। आप जरा देखिए, 7:30 बजे सुबह हम लोग मिल लेते हैं। तो 7:30 बजे अगर हम मिल लेते हैं तो हम उठते कब होंगे, तैयार होकर कब आते होंगे, स्टूडियो के लोग कब आते होंगे, इसका आप अंदाज लगाइए। सर्दी जबरदस्त पड़ रही है, इसके बावजूद भी अगर हमारा विश्वविद्यालय इस प्रकार का प्रयास कर रहा है तो विश्वविद्यालय को साधुवाद दिया जाना चाहिए। इस शिक्षण संस्थान की वजह से ही हम लोग आप लोगों के बीच में आकर रोजाना चर्चा करते हैं। संविधान सभा का 7वां सत्र चल रहा है। मेरे यूट्यूब के साथी आजकल लगातार बातों को शेयर करने लग गए हैं। इसका फायदा ये मिला कि व्यूवरशिप बढ़ गई है। व्यूवरशिप का संकट पहले नहीं था, लेकिन चूंकि ये संविधान सभा की ये जो बहस, हर दिन की जो बहस है, हर दिन की बहस को बहुत कम लोग देखना चाहते हैं। इस दर्द को बहुत कम लोग सहन करना चाहते हैं। इस दर्द को सहन कर रहे हैं हमारे जूम के साथी, इस दर्द को सहन कर रहे हैं हमारे यूट्यूब के साथी। तो मैं बिल्कुल आपसे लगातार निवेदन करता रहा हूं कि इसको शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है। अगर हम ये बातें लाखों तक लोगों तक भी नहीं पहुंचा पाए, संविधान सभा की इस बहस की हूबहू चर्चा अगर हम लोग लाखों लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, तो हम और आप लोग जो जितना ये जो प्रयास कर रहे हैं, इस सर्दी में ये जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयासों का नतीजा नहीं निकल पाएगा। इसलिए मेरा बार बार यूट्यूब और जूम के साथियों से आग्रह रहता है कि इस बात की खुशबू और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। तो सब लोग आप बढ़िया होंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और 30 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे राजस्थान में मंत्री परिषद का आज गठन होने वाला है। मंत्री परिषद में नए मंत्रियों की नियुक्ति की जाने वाली है, जैसा आप जानते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि संविधान सभा में भी आज ही के दिन मंत्री किसे नियुक्त किया जाए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन हो, इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। तो बड़ा संयोग है कि राजस्थान में 30 दिसंबर को मंत्री परिषद का गठन हो रहा है और 30 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में भी इस विषय पर चर्चा हो रही है। तो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जय जोहार जो साथी कह रहे हैं, बिल्कुल जय जोहार। और अब बात को शुरू करते हैं, बात को शुरू कर लेते हैं भाई। 30 दिसंबर 1948 उस दिन वहां बृहस्पतिवार है और हमारे यहाँ पर आज शनिवार है। भारतीय संविधान सभा की वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, विधान का मसौदा यानी संविधान का मसौदा पर चर्चा आगे बढ़ेगी। और चर्चा आगे बढ़ेगी, इससे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि में क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। खासकर मेरे यूट्यूब के साथी क्या रोजाना नए नए जुड़ते रहते हैं, इसलिए उनको बताना जरूरी है। आज भारत के संविधान का अनुच्छेद है 73, आर्टिकल 73। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 ये कहता है कि संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार वहां तक होगा जहां तक कि संघ सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार हो। ये आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ये जो अनुच्छेद है, इनिशियल स्टेज में जिस रूप में आया था उस रूप में आज चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। इसके बाद में आर्टिकल 74 आएगा, जो ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी और उनके हेड प्रधानमंत्री होंगे। आज के दिन ये आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। 29 दिसंबर और 30 दिसंबर 1948 को आज के जो आर्टिकल 73 और 74 के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं, उन पर पहले उनके नाम अलग थे, उन पर चर्चा हुई थी। कल जब हम लोगों ने चर्चा छोड़ी थी तब इसी विषय पर चर्चा छोड़ी थी कि संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं उनका विस्तार कहां तक होगा। तो इस विषय पर चर्चा चल रही है और चर्चा थोड़ी सी आक्रामक हो गई है, चर्चा थोड़ी सी विस्तृत हो गई है। एक्चुअली में मसौदा संविधान जो कि 4 नवंबर 1948 को
डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब द्वारा संविधान सभा में रखा गया, उस अनुच्छेद में उस समय यह लिखा हुआ था कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार संघ सूची के विषय तक होगा जिन पर संसद कानून बना सकती है, साथ ही साथ समवर्ती सूची के विषय पर भी होगा। आप जानते हैं संघ सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है, और समवर्ती सूची इंग्लिश में जिसे हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, उस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में यदि किसी प्रकार का कोई टकराव हो जाए तो ऐसी स्थिति में संसद का बनाया हुआ कानून वैलिड होता है, ये आप जानते हैं। इसी विषय पर चर्चा चल रही है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार वहां तक होता है जहां तक संघ सूची के विषय है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर भले ही दोनों को कानून बनाने का अधिकार हो, लेकिन संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार वहां तक नहीं होना चाहिए, और इसी को लेकर संविधान सभा में आज चर्चा की जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को अक्सर हम इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि ये अनुच्छेद, हम तो अनुच्छेद 72 समाधान की शक्तियां सीधा कूद जाते हैं आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, बीच में आर्टिकल 73 को छोड़ देते हैं। 73 से क्वेश्चन बन सकता है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये कहां से आया, किस तरह से आया, किसने क्या विरोध किया, उस पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा के राजस्थान से एक मेंबर है राज बहादुर साहब, आज वो भी आएंगे। हमारे राजस्थान का कभी कभी कोई ना कोई सदस्य कुछ विचार रखता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे उन्होंने क्या कहा। तो बात को आगे बढ़ाया जाए, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो बात को आगे बढ़ाया जाए। परमिशन दे दी गई है, ओके। तो एच.सी. मुखर्जी, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, नई दिल्ली, प्रातः 10 बजे। संविधान का मसौदा अनुच्छेद 60 पर चर्चा। उपाध्यक्ष महोदय कुछ बोल रहे हैं। मुझे अभी स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली। महावीर त्यागी जी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। क्या दिया है? सुजय भाई क्या कह रहे हैं? आप रजत शर्मा जैसा पढ़ा रहे हैं। रजत शर्मा एनडीटीवी के एंकर है। हाँ, थोड़ी सी शकल और बाल रजत शर्मा जैसी स्थिति में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एग्री हूं मैं इस बात से। रजत शर्मा, बिल्कुल। चलिए, कभी कभी मजाक भी चलती रहती है, मैं इसको एंटरटेन भी कर लेता हूं, लेकिन जो वैलिड हो। खैर, एच.सी. मुखर्जी कह रहा है कि महावीर त्यागी जी कोई स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। क्या स्थगन प्रस्ताव है? कि भारतीय संविधान सभा की कार्य प्रणाली के नियमों और स्थायी आदेशों के नियम 26 के अधीन वो कुछ स्थगन प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, वो चर्चा को स्थगित करना चाहते हैं। लेकिन एच.सी. मुखर्जी कह रहे हैं मैं नियम जो 26 है उसके तहत उनकी जो स्थगन प्रस्ताव की जो बात है उसको मैं खारिज करता हूं। क्या खारिज कर दूं क्या? तो कई सदस्य बोलते हैं जी हाँ, खारिज कर दीजिए। इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब कहते हैं कि श्रीमान एक औचित्य प्रश्न है, क्या स्थगन प्रस्ताव इस सभा में रखा जा सकता है क्या? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। मैं पढ़कर सुना देता हूं, सुन लीजिए। मैं ये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि इंडोनेशिया पर अभी हाल ही में किए गए आक्रमण के संदर्भ में भारतीय सरकार की विचारधारा पर विचार विमर्श के लिए यह सभा स्थगित की जाए। महावीर त्यागी जी एक स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। वो कह रहे हैं कि जो भी चर्चा चल रही है उस चर्चा को खत्म कीजिए और इंडोनेशिया पर जो हमला हुआ है उस हमले के संदर्भ में भारत की सरकार क्या सोचती है उस पर चर्चा की जाए। मुझे बताओ, ये चर्चा करना ठीक होगा क्या? ये चर्चा करना ठीक होगा क्या? महावीर त्यागी जी जो चाह रहे हैं, ऐसा करना संभव है क्या? संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये संसद नहीं है, ये संविधान सभा है। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को ही इसी मंच से ये बतलाया था, क्या बतलाया था, कि हमारी संविधान सभा संसद के रूप में भी काम करती थी। लेकिन संसद के रूप में जब काम करती थी तब उसके काम करने का तरीका अलग होता था। संसद के रूप में जब काम करती थी उस समय उसकी अध्यक्षता कोई अलग व्यक्ति करता था। ये सब बातें मैंने आप लोगों से चर्चा में कही थी। जी.वी. मावलंकर साहब उस समय अध्यक्षता करते थे। महावीर त्यागी जी जो चाह रहे हैं वो संसद में होता है, संविधान सभा में नहीं। संविधान सभा संविधान के निर्माण का कार्य कर रही है। संविधान सभा में कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है। संविधान सभा में सभी एक ही विचारधारा के लोग हैं। एक ही विचारधारा यानी संविधान के निर्माण करने का काम करने वाले लोग हैं। यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई विपक्ष नहीं है। ये सब कुछ बातें संसद में होती है। महावीर त्यागी जी का प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? संविधान सभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। और सभा के सदस्य भी कहेंगे कि हाँ, आपने ठीक किया। आगे बढ़े। इसके बाद में पोकर साहेब बहादुर साहब का नाम बोला जाता है। पोकर साहेब बहादुर, अब वो बोलेंगे बहुत कुछ।
किसके बारे में? इसी अनुच्छेद के बारे में। कौन सा अनुच्छेद? संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के विस्तार के संदर्भ में। पोकर साहिब बहादुर। पोकर साहिब बहादुर का नाम मैंने पहले भी आप लोगों के सामने रखा है। पोकर साहिब बहादुर वे व्यक्ति है जिनको हिंदी नहीं आती है। पोकर साहिब बहादुर वो व्यक्ति है जो खाली अंग्रेजी में ही समझ पाते हैं। पहले भी मैंने शायद चर्चा के दौरान आप लोगों को ये बात कही। पोकर साहिब बहादुर आज जो कुछ कहेंगे, आज संविधान सभा में शुरुआती दौर में थोड़ी सी आक्रामकता नजर आएगी। आप देख लीजिएगा क्या कह रहे हैं पोकर साहिब। उपाध्यक्ष महोदय, ये खंड जिस रूप में है उससे तो अवश्य ही ये परिणाम होगा कि संघात्मक राज्य प्रणाली एकात्मक राज्य प्रणाली में बदल जाएगी। Friends, I think you are aware about it that we have federal system of the government and according to Constitution of India we have federal system. But पोकर साहब कह रहे हैं if you will accept this article then our federal system will be converted in the unitary system of the government. पोकर साहब ये कह रहे हैं हमारा संघात्मक जो ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में बदल जाएगा। उसका कारण पोकर साहब ये बतलाते हैं, वो कह रहे हैं कि समवर्ती सूची पर भी अगर संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार हो गया तो फिर राज्यों की स्थिति तो बड़ी दयनीय हो जाएगी। राज्य जो है बहुत ही एक फालतू की इकाई बन जाएंगे। इससे ऐसा लगेगा कि भारत में संघात्मक ढांचा नहीं है, भारत में एकात्मक ढांचा है, ऐसा पोकर साहब अपने तर्क में कह रहे हैं। श्रीमान, यदि इस अनुच्छेद को, जिससे कि केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्तियां मिल जाती है, जो संवर्ती सूची में दिए गए विषय से संबंधित है, यदि इस अनुच्छेद को उसके वर्तमान रूप में स्वीकार किया गया तो इस संविधान को संघात्मक संविधान कहना किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं होगा, ऐसा पोकर साहब कह रहे हैं। उसका यह नाम भ्रम होगा। इस प्रकार के प्रावधानों के होते हुए भी इस संविधान को संघात्मक कहना केवल एक ढोंग होगा, ऐसा पोकर साहब कह रहे हैं। यह कहा जाता है कि समवर्ती सूची में दिए गए कुछ विषय के संदर्भ में केंद्र को व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां देनी आवश्यक है, पर श्रीमान केंद्र को उसके संदर्भ में अधिशासी शक्तियां देना दूसरी बात है। पोकर साहब ने एक बहुत सुंदर सी बात यहां पर रखी। आप सहमत है या नहीं है वो अलग बात है। पोकर साहब कह रहे हैं कि समवर्ती सूची के संदर्भ में संसद को अधिकार है कानून बनाने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि समवर्ती सूची के संदर्भ में अगर केंद्र सरकार को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी दे दी तो ऐसी स्थिति में राज्यों का कोई महत्व नहीं रहेगा और भारत जो है संघात्मक ढांचे के स्थान पर एकात्मक बन जाएगा। फिर भारत के संविधान को संघात्मक कहना एक तरह से ढोंग होगा, वो ऐसा कहना चाहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैं इस विषय के एक अंक की और संकेत करना चाहता हूं। भारत जैसे महान प्रायद्वीप में केंद्र के अधिकारियों के लिए देश के सुदूरवर्ती भागों में रहने वाले लोगों की आवश्यकता को समझना बड़ा कठिन काम होगा। वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा भारत देश है और अगर समवर्ती सूची के विषय पर भी संघ सरकार को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्राप्त हो गई तो देश के दूर दराज में रहने वाले लोग बेचारे बड़े परेशान हो जाएंगे और उन्हें न्याय की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि देश की राजधानी अगर दिल्ली बनती है तो दिल्ली में सरकार बैठेगी केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ही कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का इस्तेमाल समवर्ती सूची के विषय पर करेगी। तो देश के जो दूर दराज के जो प्रदेश है, दूर दराज के जो क्षेत्र है, वहां तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, ऐसा पोकर साहब अपने तर्क के अंतर्गत कह रहे हैं। पोकर साहब जो बात कह रहे हैं इससे थोड़ी सी नाराजगी भी थोड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि पोकर साहब अपनी बात को कहते कहते यहां तक कह रहे हैं कि संविधान सभा में, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे संविधान पर एक ये आरोप लगाया जाता है कि ये संविधान एक राजनीतिक दल के द्वारा बनाया गया है और निसंदेह रूप से वो जो राजनीतिक दल की ओर इशारा कर रहे होते हैं उनका इशारा कांग्रेस की ओर ही होता है, ये आप जानते हैं। पोकर साहब क्या कह रहे हैं? पोकर साहब भी अपने इस वक्तव्य के अंतर्गत यही कह रहे हैं कि हमारे संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं वो अंतःकरण की, यानी अपने जो आत्मा की जो आवाज है उसके आधार पर वो काम नहीं करते हैं और वो एक राजनीतिक दल की विचारधारा के अनुसार काम करते हैं। एक राजनीतिक दल उन्हें इशारा करते हैं और फिर उसके हिसाब से वो मतदान करते हैं, इसलिए हम जैसे लोगों के प्रस्ताव अक्सर ठुकरा दिए जाते हैं। पोकर साहब का जो कहने का आशय है वो इसी तरह का है। अब देखिए पोकर साहब जैसे ये बात कहते हैं तो एल कृष्णस्वामी जी जो कि मद्रास से संविधान सभा के मेंबर है वो कह रहे हैं ये सब बातें कहना जरूरी है क्या यहाँ पर? तो पोकर साहब कह रहे हैं मैं इस कारण इन बातों का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि वे सच्चाइयां हैं जिनको आप अस्वीकार नहीं कर सकते हो। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं
कि पोकर साहब आप जो बातें कह रहे हो ना, इससे नया विवाद खड़ा हो जाएगा, ऐसी बातें मत करो। तो पोकर साहब कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं, परंतु प्रत्येक माननीय सदस्य से निवेदन करने का मुझे अधिकार है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे ऐसा करने से कोई भी माननीय सदस्य आपको रोक नहीं रहा है। तो पोकर साहब कह रहे हैं, मुझे प्रत्येक सदस्य से यह निवेदन करने का अधिकार है कि वह अपने अंतःकरण के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इसी कारण से मैं निवेदन कर रहा हूं। उन स्पष्ट कारणों के कारण मुझे निवेदन करना पड़ रहा है, जिसका बयान करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। माननीय सदस्य इसे जानते हैं, मैं जानता हूं, और माननीय उपाध्यक्ष भी जानते हैं। मैं इन बातों का जिक्र यहां पर नहीं करना चाहता। पोकर साहब इशारों में कुछ कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान सभा के मैं मेंबर से निवेदन करता हूं कि वे जब भी किसी प्रस्ताव पर मतदान करें, जब भी किसी प्रस्ताव के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करें, तो एक पार्टी के हिसाब से व्यक्त ना करें, अपने अंतःकरण की आवाज से वो अपने विचार व्यक्त करें। ऐसा पोकर साहब कह रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष को इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं है जो आप कहना चाह रहे हो। आप कह रहे हो ना कि उपाध्यक्ष को भी पता है, सदस्यों को भी पता है, तो उपाध्यक्ष कह रहे मुझे कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो पोकर साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान मेरी आशा तो यही है कि माननीय उपाध्यक्ष इस विषय के बारे में साफ साफ बयान करने के लिए मुझे बाध्य नहीं करेंगे। अब पोकर साहब कह रहे हैं कि आपको सब पता है, तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो पोकर साहब वापस कह रहे हैं कि देखो उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे सब कुछ साफ साफ कहने के लिए मजबूर ना करें, मैं इशारों में कह रहा हूं, उसको आप समझ जाइए। मैं ये मानता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष ये जानते हैं कि दल की ओर से आदेश दिए जाते हैं और सदस्यों को उन आदेशों का पालन करना होता है। संक्षेप में इतना ही कहना काफी होगा। पोकर साहब ने कहा एक दल की ओर से आदेश दिए जाते हैं और सारे सदस्य उन आदेश की पालना करने के लिए उतारू हो जाते हैं। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं, समझ जाइए उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा पोकर साहब कह रहे हैं। बात को आप समझ पा रहे हैं? बड़ी गजब की बातें हैं, ये सब बातें जाननी चाहिए आपको। इस बात को सब जानते हैं और इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, और इसलिए मैं विशेष रूप से माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि यदि उनका समाधान हो गया है कि ये एक ऐसा विषय है जिसके संदर्भ में उन्हें इस संशोधन का समर्थन करना चाहिए, तो फिर उसका समर्थन करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पोकर साहब कह रहे हैं कि अगर संविधान सभा के सारे सदस्य अगर मेरी बात को समझ गए हैं जो मैं इनडायरेक्टली कहना चाहता हूं, तो मेरा यह निवेदन है कि जो संशोधन रखा गया है उसको स्वीकार करो और जो आर्टिकल रखा गया है उसे अस्वीकार करो। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। तो थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये जो पोकर साहब जो कहना चाह रहे हैं उन बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब टीटी कृष्णमाचारी जी आ रहे हैं, संविधान सभा के ये सदस्य हैं, ये मद्रास से हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष श्रीमान, अनुच्छेद 60 पर सभा के समक्ष जो दो संशोधन है उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमान, दोनों संशोधन दो पृथक श्रेणियों से आते हैं। मेरे माननीय मित्र केटीएम अहमद इब्राहिम द्वारा प्रस्तावित संशोधन अनुच्छेद 60 के उपखंड 1 को निकालना चाहता है। संशोधन का मूल रूप यही था। यदि इस रूप में यह संशोधन स्वीकार किया गया तो इसका यह अर्थ होगा कि संघ की जितनी विधायिनी यानी व्यवस्थापिका संबंधी है उतनी ही कार्यपालिका संबंधी शक्ति हो जाएगी। अर्थात कार्यपालिका शक्ति का विस्तार केवल सूची 1 पर ही होगा, वरन यह सूची 3 पर भी होगा। टीटी कृष्णमाचारी जी जो है, एक सेकंड, टीटी कृष्णमाचारी जी, हाँ, टीटी कृष्णमाचारी जी जो है वो पोकर साहब की बात का विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनको, वो अपना तर्क दे रहे हैं। टीटी कृष्णमाचारी जी से परिचित है, मैंने कई बार यहां बात आपके सामने रखी है। टीटी कृष्णमाचारी जी संविधान सभा के एक सदस्य हैं। टीटी कृष्णमाचारी जी ही वो व्यक्ति है जो थोड़े दिन बाद में, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद में प्रारूप समिति के भी मेंबर बन जाएंगे। टीटी कृष्णमाचारी जी और वीटी कृष्णमाचारी जी दोनों अलग अलग है। वीटी कृष्णमाचारी जी राजस्थान से थे। वीटी कृष्णमाचारी जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, ये बात मैंने आपको कई बार बताई है। लेकिन मैं वीटी कृष्णमाचारी जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टीटी कृष्णमाचारी जी की बात कर रहा हूं। अब आते हैं पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी। वो ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह के उदाहरण देकर बता रहे हो कि दुनिया के अलग अलग देशों में ये होता है, तो भाई कनाडा में तो ये सब नहीं होता है। तो टीटी कृष्णमाचारी जी ये सब बातें वापस स्पष्ट करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। कौन? टीटी कृष्णमाचारी जी। और दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है उसका भी उल्लेख कर रहे हैं टीटी कृष्णमाचारी जी।
जब वो बोल रहे होते हैं टीटी कृष्णमाचारी जी, तो पोकर साहब बीच में बोल रहे हैं। पोकर साहब बोल रहे हैं कि आप तो मुझे खाली इतनी सी बात बता दो, क्या इस प्रकार के विषय पर एक पार्टी संविधान सभा के सदस्यों को आदेश देती है या नहीं देती है? आप इतना बता दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं टीटी कृष्णमाचारी जी भी संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य थे, पोकर साहब मुस्लिम लीग से संविधान सभा के सदस्य थे। आपको यह भी मालूम होना चाहिए संविधान सभा में अधिकांश सदस्य कांग्रेस की ओर से थे। हरमन भाई कह रहे कि क्या व्हीप जारी होता था? आप कह सकते हैं व्हीप जैसा ही बात। व्हीप तो एक्चुअली में सदन के भीतर होता है, सदन के भीतर, और ये सदन नहीं है, ये संविधान सभा है। हरमन भाई मेरी बात को समझे आप? सदन यानी संसद में व्हीप जारी होता है, ये संसद नहीं है, ये संविधान सभा है। दोनों की कार्यप्रणाली में थोड़ा सा अंतर है। हालांकि पोकर साहब जो कह रहे हैं वो आपकी बात की तरह ही कह रहे हैं कि वो व्हीप जारी करती है पार्टी कि फला का समर्थन करना, फला का विरोध करना। इसी का पोकर साहब विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बताओ पार्टी आदेश देती है या नहीं देती है। तो टीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं अपने माननीय मित्र को उत्तर देने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। हो सकता है कि दल की ओर से आदेश दिए जाते हो, हम सब जानते हैं कि क्या होता है, और सच्चाई तो यह है कि यह सब तो सुविधा के लिए किया जाता है। यदि हम में से कुछ लोग इकट्ठा होकर उस काम को आपस में मिलकर ना करें तो सभा के समक्ष आने वाला समय बहुत लंबा हो जाएगा। अब टीटी कृष्णमाचारी जी क्या कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हो कि पार्टी कोई आदेश देती है तो हो सकता है देती होगी, हो सकता है देती होगी। और वो आगे कह रहे हैं अगर पार्टी कोई आदेश भी देती है तो ये तो संविधान को जल्दी जल्दी बनाने का एक प्रयास है। अगर इस प्रकार के आदेश नहीं देंगे, एक मेंबर ये बोलेगा, एक मेंबर ये बोलेगा, तो ऐसी स्थिति में तो संविधान कभी बन ही नहीं पाएगा, बहुत लंबे टाइम लग जाएगा। ऐसा टीटी कृष्णमाचारी जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे इस बात का भय है कि सभा को 3 या 4 वर्ष बैठना पड़ेगा, एक साथ मिलकर हम में से कुछ लोग जो कि एक ही दल के लोग नहीं है बल्कि वे ऐसे हैं जो साथ साथ काम करने के लिए तैयार है, एक साथ कार्य करने से यह बात संभव कर रहे हैं कि देश का संविधान जल्दी तैयार हो जाए। तो क्या दिक्कत है? अगर 10-20 लोग मिलकर एक कमरे में अलग से बैठकर कुछ चीजें तय करते हैं और उसके अनुसार संविधान सभा को अगर कुछ करने के लिए कहते हैं तो दिक्कत क्या है? ऐसा टीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर 3-4 वर्ष तक संविधान सभा बैठकर काम करती रहेगी, काम हो ही नहीं पाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अब आते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब खुद जवाब देने के लिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का जवाब सुन लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस परंतुक पर जो 2 संशोधन पेश किए गए उनमें से मैं किसी एक को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं सभा को संक्षेप में यह बताऊंगा कि इन संशोधनों को क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के पूर्व मैं ये वांछनीय समझता हूं कि सभा को इस बात से परिचित करा दूं कि इस परंतुक में तथा इस पर जो 2 संशोधन पेश किए गए उनमें परस्पर ठीक अंतर क्या है। परंतुक का वर्तमान रूप में 2 बातों को निर्धारण करता है। पहली बात, सामान्यतया संवर्ती कहे जाने वाले क्षेत्र से संबंधित कानूनों के संपादन करने का प्राधिकार, चाहे वे कानून केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित किए गए या फिर राज्य द्वारा, साधारणतः प्रांत अथवा राज्यों का होगा। पहली बात यह है कि जिससे वो पराधिक निर्धारित करता है। दूसरी बात जिससे ये पराधिक निर्धारित करता है वो ये है कि यदि संसद ये समझती है कि संवर्ती क्षेत्र से संबंधित कानून के पारित करने पर उसके संपादन का अधिकार केंद्रीय सरकार को ही रहे तो संसद को ऐसा करने का अधिकार होगा। अब पोकर साहब कह रहे हैं कि संवर्ती सूची के विषय पर संसद को भले ही कानून बनाने का अधिकार हो लेकिन कार्यपालिका संबंधी शक्तियां उस विषय पर संघ को यानी केंद्र सरकार को प्राप्त नहीं हो। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि जब संसद तो कानून बनाएगी संवर्ती सूची के विषय पर और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल देगी, ऐसा संभव है क्या? आप जरा सोचिए कि आप और हम 2 पार्टी हैं यहां पर, मैं आपके बारे में कुछ निर्णय लेता हूं और उस निर्णय के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, तो आप क्या उसका क्रियान्वयन करेंगे क्या? हरगिज नहीं करेंगे। निर्णय मैं लेता हूं और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी अगर मैं लूंगा तभी सही ढंग से काम हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों को कहता हूं कि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो क्यों ना 7:30 की जगह पर अपनी जो ऑनलाइन कार्यशाला है वो 8 बजे आयोजित की जाए, ये मैं निर्णय लेता हूं और उसके एग्जीक्यूशन यानी उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ देता हूं। तो आप कहेंगे हम तो 7:30 आने के लिए तैयार है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 7:30 की जगह मैं 8 का निर्णय लेता हूं तो इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी मेरी है। ऐसा डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भी संशोधन रखे गए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो कानून बनाएगा
उसी पर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होना चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। कौन? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब कह रहे हैं। फिर पोकर साहब क्या कह रहे हैं? पोकर साहब और डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब के बीच में थोड़ा सा यहां पर थोड़ी सी नोकझोंक दिखाई देगी, क्योंकि पोकर साहब ने कहा कि एक पार्टी आदेश जारी करती है और संविधान सभा के कुछ सदस्य उन आदेशों की पालना करते हैं, वो अपने अंतःकरण से काम नहीं करते, ऐसा पोकर साहब ने अपने उद्बोधन में कहा। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब उसका वापस जवाब देते हुए आपको दिखाई देंगे। प्रदीप गौड़ क्या कर, हम तो सर 1 बजे भी आ जाएंगे सर्दी में। वाह क्या बात है, ये बात होनी चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए। चलिए, हमारे यूट्यूब के साथी बड़े जबरदस्त है। अब डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब उनका जवाब दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनना। देखिए, मैं जो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जिन शब्दों का आगे 5 मिनट तक प्रयोग करने वाला हूं, ये शब्द मेरे नहीं है। संविधान सभा में जिन्होंने जो कहा उसी को रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता हूं, जातियां वगैरह में मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता। जो बातें कही गई है उसी को रखने की कोशिश कर रहा हूं। जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब। कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, श्रीमान, अब मैं बड़े संशोधन पर जो चाहता है कि केंद्र को निर्देश देने तक का भी अधिकार ना हो, अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके लिए मैं ये आवश्यक समझता हूं कि मैं इस विशेष विषय के इतिहास को आपके सामने रखूं। मैं बात केवल एक तथ्य के रूप में बिना किसी भेदभाव के कहता हूं कि पहले संशोधन के पक्ष में बोलने वाले सदस्य अधिकतर मुसलमान हैं। उनमें से एक मेरे माननीय मित्र पोकर ने यह समझा कि प्रत्येक सदस्य का यह पवित्र कर्तव्य है कि इस संशोधन का विरोध करे। मेरा विचार नहीं है। इसी बीच में पोकर साहब कह रहे, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा, मैंने केवल ये कहा कि सभी को अपने अंतःकरण की आवाज के अनुसार काम करना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर वापस बोलते हैं, जिससे मैंने यह समझा कि प्रत्येक सदस्य जिसके अंतःकरण है उसे इस परंतु का विरोध करना चाहिए। उनके कथन का और कोई अर्थ नहीं हो सकता, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। पोकर साहब कह रहे, कभी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब वापस बोल रहे हैं, श्रीमान, जैसा कि मैंने कहा था, इस परंतु पर मुसलमान सदस्यों के इस विचित्र प्रदर्शन के पीछे एक इतिहास है और मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मेरे माननीय मित्र श्री कुंजरू उस इतिहास को बिल्कुल ही भूल गए हैं। साथ ही इस बात में मुझे कुछ भी संदेह नहीं है कि वे इस इतिहास से इतने ही परिचित है जितना कि मैं। यह विषय उस गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में रखता है जो 1930 में हुआ था। 1930 के गोलमेज सम्मेलन में जो कुछ हुआ सब लोग परिचित है। उनमें से प्रत्येक को यह याद होगा कि इस सम्मेलन में जिन 2 दलों का प्रतिनिधित्व हुआ, एक था कांग्रेस, दूसरा था मुस्लिम लीग। उनमें अनेकों वैधानिक महत्व के प्रश्न पर परस्पर मतभेद था। डॉक्टर अंबेडकर इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कई सारे विषयों को लेकर प्रॉब्लम रही थी। उसी की ओर डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब संकेत करने का प्रयास कर रहे हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर जब बोल रहे होते हैं तो पोकर साहब उनकी बातों को वापस जवाब भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि श्रीमान, मैं आपकी अनुमति से क्या मैं अपने विद्वान मित्र के भ्रम का निवारण कर सकता हूं। ये संविधान वर्तमान भारतीय संघ के लिए बनाया गया है, जिनमें से कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है जिसमें मुसलमान बहुसंख्यक में हो। अतः इस कथन में कोई भी सार नहीं है कि मुस्लिम लीग के हितों के लिए ही मुसलमान सदस्य इस संशोधन को पेश कर रहे हैं। ये बहुत ही भ्रमात्मक तर्क है और एक भ्रम पर आधारित है, ऐसा पोकर साहब वापस जवाब दे रहे हैं। फिर डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब बोल रहे हैं, यद्यपि यह बात सच है और मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं अभी अभी इतना ही कहने वाला था कि मेरी शिकायत केवल इतनी है कि मुसलमान सदस्यों ने अभी तक मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण को नहीं छोड़ा है, जिससे उन्हें त्याग करना चाहिए था। वे उन्हीं तर्कों को दोहरा रहे हैं जो उस समय तक तो ठीक थे जब तक मुस्लिम लीग थी और मुसलमान प्रांत थे। अब वे ठीक नहीं है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि मुसलमान अब इसे क्यों दोहरा रहे हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब कह रहे हैं। तो फिर उपाध्यक्ष महोदय सबको रोकने की कोशिश करता है, शांति शांति शांति। फिर डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब वापस बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा था कि इस तर्क में कोई सार नहीं है। फिर वो अपनी बात को आगे रख रहे हैं। तो संविधान सभा में इस प्रकार की छोटी मोटी बातें होती थी, लेकिन ये सब बातें हमारे संविधान को स्पष्ट करने में ही हमारी सहायता करती है। इस प्रकार से ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का जब उद्बोधन हो जाता है तो इसके बाद में फिर कोई उद्बोधन नहीं होता है और फिर संविधान सभा के उपाध्यक्ष विभिन्न संशोधनों पर वोटिंग करवाते हैं, मतदान करवाते हैं। क्या मतदान करवा रहे हैं जरा देखिएगा।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब संशोधन पर वोटिंग लेता हूं। 2 संशोधन आए, दोनों अस्वीकार कर दिए जाएंगे। संशोधन अस्वीकार हुआ यहां पर भी, और ये जो संशोधन आया वो भी संशोधन अस्वीकार हो जाएगा। और खंड 1 को निकालने वाला जो संशोधन था वो भी अस्वीकार हो गया, और इस प्रकार अनुच्छेद 60 भारतीय संविधान का भाग बन गया। अब आया अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 यानी भारतीय संविधान का आज का अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 क्या कहता है, जरा आशीष भाई बताओ। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। आज आर्टिकल 74 में यह लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, आर्टिकल 74 में यह बात लिखी हुई है, मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख आर्टिकल 74 में है। संविधान सभा के एक ऐसे मेंबर भी आएंगे जो आज ही के दिन एक प्रस्ताव रखेंगे, और प्रस्ताव में वो ये कहेंगे कि संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख होना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात आएगी, संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख होना ही नहीं चाहिए। यूट्यूब वाले साथियों बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। सिवाय भाई प्रेसिडेंट इंपीचमेंट आर्टिकल 61, अरे भाई वो तो आज का आर्टिकल है यार, ये तो आज का आर्टिकल है। मैं तो मसौदा संविधान की बात कर रहा हूं, मैं तो संविधान सभा के 7वें अधिवेशन की बात कर रहा हूं। मेरे यूट्यूब के साथी क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? अनुच्छेद 61 आज इंपीचमेंट की बात कर रहा है, मैं तो मसौदा संविधान की बात कर रहा हूं। ये बात मालूम होनी चाहिए। मनोहर नागर भाई तो आ जाइए, जरा देखते हैं क्या कह रहा है। अनुच्छेद 61 संविधान का भाग बन जाए क्या? तो संशोधन लेकर आए महबूब अली बेग साहब बहादुर। महबूब अली बेग साहब बहादुर क्या संशोधन लेकर आए, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, पहले इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। फिर लिखा हुआ है द काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ 15 मिनिस्टर्स। लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, दोनों सुन लीजिए, जूम और यूट्यूब वाले। 30 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में महबूब अली बेग साहब बहादुर ने एक संशोधन रखा, और उन्होंने कहा कि हमारी जो मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद में 15 मंत्री होने चाहिए, 15 मिनिस्टर्स, 15 मंत्री होने चाहिए। यह संशोधन का प्रस्ताव किसने रखा था? महबूब अली बेग साहब ने आज 30 दिसंबर 1948 को रखा था। यह बात मालूम होनी चाहिए। The council shall consist of 15 ministers elected by the elected members of both the houses of parliament from among themselves in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote। वोट लिख दिया। अब महबूब अली बेग साहब ने कहा कि मंत्री परिषद में 15 मंत्री होंगे और 15 मंत्रियों का चुनाव किया जाएगा। संसद के द्वारा 15 मंत्रियों का चुनाव किया जाएगा, और वो भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के द्वारा मंत्रियों का चुनाव किया जाएगा संसद के द्वारा। ऐसा महबूब अली बेग साहब 30 दिसंबर 1948 को संशोधन प्रस्ताव लेकर आए। मंत्री 15 होंगे, मंत्रियों का चुनाव होगा, और चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होगा। राष्ट्रपति को कार्य में सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री का उल्लेख ही नहीं किया। फिर वो कह रहे मंत्री परिषद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं सदस्यों में से निर्वाचित 15 मंत्री होंगे। इफ यू वांट टू बी मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन यू शुड बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू महबूब अली बेग साहब। ही इज सेइंग दैट, ही इज प्रपोजिंग दैट अगर आप मंत्री बनना चाहते हो तो मंत्री को सदन का सदस्य होना ही होगा, चुनाव होगा मंत्री का भी, और वो भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से चुनाव होगा। महबूब अली बेग साहब ऐसा कह रहे हैं। श्रीमान, इस संशोधन को पेश करने का प्रथम उद्देश्य यह है कि कार्यपालिका मंडल में अर्थात मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधि ही शामिल हो, उचित प्रतिनिधि ही शामिल हो। आज राजस्थान में चर्चा चल रही है, न्यूज़पेपर में सुबह सुबह पढ़कर आया था मैं, चर्चा चल रही थी कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब और सतीश पूनिया जी मंत्री बनाए जा सकते हैं। You know very well that they are not member of the legislative assembly। वो सदस्य नहीं है,
लेकिन मंत्री बनाए जा सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 164, इफ यू वांट टू बी मिनिस्टर देन यू शुड बी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और इफ यू आर नॉट मेंबर देन यू विल हैव टू बी मेंबर विद इन 6 months। अगर आप सदस्य नहीं है तो आपको 6 माह में सदस्य होना होगा। बेग साहब कह रहे ना ना ना, सदस्य ही मंत्री बनाए जाएंगे और मंत्रियों का भी चुनाव होगा, वो भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से। कैसा लगा? ये सब चर्चा हुई थी संविधान सभा में, संविधान सभा में ये सब चर्चा हुई थी। चलिए, दूसरा आशय क्या है कि विभिन्न भागों को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिले। बेग साहब कह रहे हैं मेरा पहला उद्देश्य तो मैंने स्पष्ट कर दिया, दूसरा उद्देश्य मेरा यह है कि सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। अगर आप जरा सोचिएगा कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीट्स हैं, 199 सीट पर चुनाव हुए, 115 बीजेपी को प्राप्त हुई, कांग्रेस को 69 प्राप्त हुई सीट्स, और अगर एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से अगर चुनाव करवा दे राजस्थान में मंत्रियों के, और समझ लीजिए 10 मंत्री बनाए जाते हैं, तो आप मान के चलिएगा कि 6 मंत्री बीजेपी के बनेंगे तो कम से कम 3 मंत्री तो कांग्रेस के बनेंगे अगर चुनाव करवाते हैं तो। समझ रहे हो अरमान भाई? ये इस प्रकार की बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके पीछे तर्क क्या दे रहे हैं बेग साहब? कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा मंत्री परिषद का हिस्सा बनने के लिए, ऐसा वो कह रहे हैं। चलिए आगे वो कह रहे हैं इस संविधान के मसौदे में मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त करने की जो रीति प्रस्तुत की गई है वो वैसी है जो 1935 के अधिनियम की है, और 1935 का अधिनियम ये कहता था कि जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलेगा उस दल की सरकार बनेगी। तो ये तो पद्धति ठीक नहीं है, ऐसा बेग साहब कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं ऐसे ये तो लोकतंत्र नहीं है, जिसका बहुमत उसकी सरकार, ये कैसा लोकतंत्र, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सभी को मौका मिलना चाहिए मंत्री बनने का, ऐसा कह रहे हैं बेग साहब, और उदाहरण भी दे रहे हैं। और देखिए उदाहरण भी जो मैंने दिया है, मैंने किसका दिया है? राजस्थान का। राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है जरा बताओ जल्दी से, बताओ भाई। दुर्गा जी, पाइन बाटी जी, दिनेश कुमार जी, सरिता जी, संगीता जी, रमेश जी, चंद्रवीर गर्ग जी, बताइए राजस्थान में विधानसभा सीट्स कितनी है? 200। अब बेग साहब ने क्या एग्जांपल दिया वो भी रखूं आपके सामने, सुनिए। उदाहरण के लिए एक ऐसी संसद का उदाहरण लीजिए जिसमें 200 सदस्य हो, लो कर लो बात। एक ऐसी संसद का उदाहरण लीजिए जिसमें 200 सदस्य हो, वो कह रहे हैं बेग साहब। एक ऐसी संसद का उदाहरण लीजिए जिसमें 200 सदस्य हो, यदि किसी विशेष दल के 105 सदस्य निर्वाचित हुए, बीजेपी के 115 हुए हैं। उन्होंने कहा भाई द वे किसी पॉलिटिकल पार्टी को 105 सीटें मिल गई हो तो उन 105 में से एक सदस्य नेता निर्वाचित होगा, भजन लाल जी, ठीक है। उन 105 में से एक सदस्य नेता निर्वाचित हो जाता है, और यदि उसका निर्वाचन केवल 60 सदस्यों के बहुमत द्वारा किया गया हो तो उसको राष्ट्रपति आमंत्रित करता है और मंत्रिमंडल बनाने के लिए कहता है। अब वो कह रहे कि 105 लोग मिलकर, उदाहरण में दे रहे हैं, 105 में से 60 लोगों ने किसी व्यक्ति को पसंद किया और वो 60 व्यक्तियों की पसंद का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा या फिर इसके उदाहरण के हिसाब से प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो पार्टी के भीतर जब वोटिंग होती है तो उसमें भी तो पसंद करने वाले 105 में से 60 लोग ही है, तो कुल मिलाकर 200 में से 60 लोगों ने जिस आदमी को पसंद किया वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसा वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसलिए ये बात ठीक नहीं है, वो ऐसा कह रहे हैं। सबको मौका मिलना चाहिए, कुल मिलाकर बेग साहब ऐसा कह रहे हैं। अब एचवी कामत साहब क्या करें? श्रीमान एक औचित्य प्रश्न है। श्री बेग द्वारा प्रेषित संशोधन का दूसरा भाग प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में, वो कह रहे हैं कि इनका जो संशोधन है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, ऐसा 75 में लिखा हुआ है। एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं किसी और आर्टिकल की और बेग साहब एग्जांपल दे रहे हैं किसी और आर्टिकल का, ये क्या बात हुई? आज का जो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, एक मेरे भाई ने प्रश्न पूछा, महेंद्र बुनकर ने, डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम लीग से चुनकर आए थे। बता देना चाहता हूं साथियों, डॉक्टर अंबेडकर, मैंने बताया था वैसे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर मुस्लिम लीग से चुनकर आए थे इनिशियल स्टेज में,
जब वो बंगाल से चुनकर आए थे, वो भी मुस्लिम लीग से चुनकर नहीं आए थे, मुस्लिम लीग की सहायता से चुनकर आए थे, जैसा मेरा भाई जो प्रश्न कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आपको मालूम होना चाहिए कि देश की आजादी के समय डॉक्टर अंबेडकर जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए थे वो पाकिस्तान में चला गया था, तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर बाद में कांग्रेस की सहायता से कांग्रेस की टिकट पर बॉम्बे से संविधान सभा के मेंबर बने थे। इनिशियल स्टेज में मुस्लिम लीग से चुनकर नहीं आए थे, मुस्लिम लीग की सहायता से चुनकर आए थे, वो भी इनिशियल स्टेज में। देश की आजादी के बाद तो वो कांग्रेस की सहायता से बॉम्बे से संविधान सभा के मेंबर चुने थे। और आप देखिए, ये जो मेरे भाई यूट्यूब वाले जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो थोड़ा सा ये क्यों नहीं देखते, मैं आपको पीछे ले जाता हूं थोड़ा सा, एक सेकंड, मुझे काफी पीछे ले जाना पड़ेगा आपको, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये मेरे भाई के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मुझे ले जाना बहुत जरूरी है भाई को, भाई के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर तक ले जाऊंगा। ये देखिए, डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर या कोई भी सदस्य जब भी बोलेगा संविधान सभा में, तो उसके कोष्टक में वो कहां से चुनकर आया है वो लिखा हुआ होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब पहली बार बोलेगा तो उनके कोष्टक में वो लिखेंगे कि वो कहां से चुनकर आए हैं। काफी पीछे चलेगा, ये रहिए, देखिए क्या लिखा है, माननीय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। क्या लिखा हुआ है आगे, आगे क्या लिखा हुआ है, बंबई, बंबई लिखा हुआ है, बंबई, यानी डॉक्टर अंबेडकर बंबई से चुनाव जीत कर आए। लेकिन संविधान सभा का पहला सत्र देखेंगे दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 23 दिसंबर 1946 के बीच में जब हुआ, वो अगर सत्र देखेंगे, और जब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का नाम अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के कोष्टक में लिखा हुआ आएगा बंगाल, क्योंकि उस समय वो बंगाल से ही निर्वाचित हुए थे। ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कैसे मालूम होगा, ये कॉन्सेप्ट यहां मालूम होगा। कहते हैं स्वर्ग कहां है, तो कश्मीर के बारे में कहा जाता है स्वर्ग यहां है, यहां है, यहां है। तो इस प्रकार की अवधारणा और तथ्य जानना चाहते हैं तो कहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर अंबेडकर तक लेके आया था मैं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। कोई भी सदस्य बोलता है, देखिए आप थोड़ा ध्यान रखें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये देखिए, जैसे एच.वी. कामत साहब बोल रहे हैं, तो एच.वी. कामत साहब के कोष्टक में क्या लिखा, मध्य प्रांत और बरार, यानी वो मध्य प्रांत और बरार से थे। ये हमेशा ध्यान रखिए, इस प्रकार की बातें लिखी भी आती है। अब क्या है भाई, यस, एच.वी. कामत साहब के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एच.वी. कामत साहब क्या कह रहे हैं, मध्य प्रांत और बरार से हैं। वो कह रहे हैं कि साहब, इनका बेग साहब का जो संशोधन है वो तो प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट से संबंधित है, और प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट जो है वो अगले अनुच्छेद में पहले क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक दूसरा संशोधन है, ठीक, इससे आपकी आपत्ति पूरी हो जाती है, इसलिए अभी आप इस पे ऊपर डिस्कशन ना करें। तो महबूब अली बेग साहब कह रहे हैं, श्रीमान संविधान के मसौदे के अनुसार वह व्यक्ति जिसे सभा के 200 में से केवल 60 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। तो उपाध्यक्ष महोदय फिर बोल रहे हैं, श्री कामत, श्री कृपया करके श्री बेग के नाम से संशोधन 1302 जो है वो आप देख लीजिए, आपकी जो भी आपत्ति है वो दूर हो जाएगी। फिर महबूब अली बेग साहब फिर बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसको केवल 200 में से 60 लोग पसंद करते हैं। वह किसी व्यक्ति को अपना मंत्री चुन सकता है जो समस्त सभा की सम्मति, तो क्या स्वयं उसके दल की सम्मति में भी मंत्री पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो। वो कह रहे हैं बेग साहब कि जिस व्यक्ति को 200 में से केवल 60 लोगों ने पसंद किया वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, और वो जो प्रधानमंत्री बनता है वो अपने हिसाब से मंत्रियों को नियुक्त करता है, और वो किसे मंत्री नियुक्त करेगा, उसकी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं है तो भी उन व्यक्तियों को वो मंत्री नियुक्त कर सकता है। ऐसा बेग साहब कह रहे हैं, ऐसा बेग साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि यह कहा जा सकता है कि चूंकि बहुमत के दल ने उसको चुना है, अतः नेता को ही अपने आदमियों को अपने मंत्रिमंडल में रखने का हक है। श्रीमान, मेरा निवेदन यह है कि यह केवल एक कानूनी कल्पना है जिसके आधार पर मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुना जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि यदि व्यक्तिगत रूप में इन मंत्रियों का निर्वाचन किया जाए तो वो बिल्कुल ही ना चुने जाए, तो क्या हम इन मंत्रियों को लोक मंत्री कह सकते हैं, ऐसा बेग साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिन लोगों को मंत्री नियुक्त करेंगे वो ऐसे लोग हो सकते हैं
जिनको उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी पसंद नहीं करे, लेकिन अगर संसद में उनका चुनाव करवा लिया जाए तो हो सकता है कि एक भी वो मंत्री बनने के लिए चुना ही नहीं जा सके। ऐसा बेग साहब अपने तर्क के अंतर्गत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सच्चा लोकतंत्र नहीं है। फिर वो कह रहे हैं फिर भी ये कहा जा सकता है कि संसदात्मक प्रजातंत्र इंग्लैंड तथा अन्य देशों में भी सफल हुआ है। मेरा यह निवेदन है कि मैं इस कथन से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं कि यह संसदीय पद्धति प्रजातंत्रात्मक है। श्रीमान, मुझे तो बड़ी हंसी भी आती है और चिंता भी होती है कि जब मैं लोगों को यह कथन कहते हुए सुनता हूं कि राजनीतिक दलों पर आश्रित संसदात्मक प्रजातंत्र ही सर्वोत्तम प्रजातंत्र है। मेरा कहना तो यह है कि इस प्रकार का प्रजातंत्र जो कि संसदात्मक प्रजातंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, प्रजातंत्रात्मक होने से कोसों दूर है, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? बेग साहब। वो कह रहे हैं एक ऐसा प्रजातंत्र है जिसमें एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है जिनको सदन की कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो ऐसे लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं करती है। ये कैसा प्रजातंत्र है? फिर वो कह रहे हैं विशेषकर यूरोप के शासन में आंतरिक परिवर्तन और आंतरिक क्रांति की समस्त बुराइयां और दोष इन राजनीतिक दलों के कारण ही पैदा हुए हैं। एक राजनीतिक दल शक्ति संपन्न होता है तो दूसरा उसे गिराने का प्रयत्न करता है। वहां यही हो रहा है। क्या बिना राजनीतिक दलों के हम प्रजातंत्र प्राप्त कर सकते हैं? भविष्य की राजनीति की मेरी कल्पना विचार दल विहीन राजनीति से है, वो कह रहे हैं बेग साहब। मैं ये चाह रहा हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो ही नहीं, राजनीतिक दल हो ही नहीं, राजनीति में किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो बेग साहब कह रहे हैं। इसी बीच एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं सांप्रदायिक दलों से या सभी प्रकार के राजनीतिक दलों से? तो बेग साहब वापस बोल रहे हैं कदापि नहीं श्रीमान, आप गलती पर है। उस विचार से भयभीत नहीं हो, जितना शीघ्र आप उसे मुक्त हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय बेग साहब को कह रहे हैं बेग साहब कृपया आप अध्यक्ष को संबोधित कीजिए, किसी और मेंबर की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। तो महबूब अली साहब वापस बोल रहे हैं मैं आपको संबोधित कर रहा हूं श्रीमान। हमारे कुछ मित्रों की यह प्रवृत्ति है कि जब कोई उनके धर्म से पृथक धर्म का अनुयायी बोलता है तो वो बाधा देते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं उस विचार का प्रतिपादन कर रहा हूं कि हम दल विहीन राजनीति चाहते हैं। अब एक साहब कह रहे हैं कि हमारे संविधान सभा के कुछ मेंबर्स की ये आदत बन गई है कि उनके धर्म के लोगों के अलावा कोई दूसरे धर्म के लोग विचार व्यक्त करते हैं तो वो उनके विचारों में बाधा डालते हैं, ऐसा बेग साहब कह रहे हैं। तो अलगू राय शास्त्री जी क्या कह रहे हैं? यह संकीर्ण विचारधारा युक्त दल आश्रित राजनीति है जिसका आप प्रतिपादन कर रहे हैं। अब संविधान सभा में थोड़ी सी गर्मी है। महबूब अली बेग साहब वापस बोल रहे हैं यदि मेरे मित्र उदाहरण चाहते हैं तो मैं उनको स्विट्जरलैंड का उदाहरण दे सकता हूं। उस देश में राजनीतिक दलों का निर्वाचन ही नहीं होता है। वहां संसद के सदस्यों का निर्वाचन होने के पश्चात वे अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों का निर्वाचन करते हैं। वहां यह हो रहा है और विगत अनेक शताब्दियों से उस देश में कोई क्रांति नहीं हुई है। वहां ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दल शक्ति संपन्न हो वह दूसरे दल को सताए या कष्ट पहुंचाए, ऐसी स्थिति वहां पर नहीं है। वो स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं स्विट्जरलैंड में किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दल नहीं है, लोग सीधा मंत्रियों को चुन लेते हैं और मंत्री बन जाते हैं। वहां कोई राजनीतिक दल नहीं है। एक राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करता है फिर दूसरे राजनीतिक दल को सताने का काम करता है, ऐसा बेग साहब कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं श्रीमान शक्ति संपन्न दल से किसी अन्य राजनीतिक दल के सदस्यों क्यों भयभीत है? इसलिए कि प्रत्येक राजनीतिक दल शक्ति बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है और जब उसके हाथ में शक्ति होती है तो वह अन्य दलों को सताने और दबाने में उस शक्ति का प्रयोग करता है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हमें केवल उसी राजनीतिक दल को रखना चाहिए जो देश के कल्याणार्थ कार्य करता हो। यदि हमारे प्रतिनिधि जिनको विधानमंडल व संसद में भेजा जाता है वे सब एक साथ मिलकर विचार करें कि प्रजातंत्र की उत्तम रीति क्या है और ऐसे कानून बनाए जाए जो लोगों के लिए लाभदायक हो, चाहे वे राष्ट्रीयकरण के हो अथवा किसी अन्य प्रयोजन के हो। तो मैं पूछता हूं राजनीतिक दलों की फिर आवश्यकता ही क्या है? वो कह रहे राजनीतिक दलों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठाकुरदास भार्गव एक नया प्रश्न करते हैं, अच्छा पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए आपको, आप दल विहीन राजनीति चाहते हैं, ओके। तो ठाकुरदास भार्गव कह रहे फिर सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा? एंड आई थिंक आप जानते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। संसदीय लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है सामूहिक उत्तरदायित्व।
सामूहिक उत्तरदायित्व, सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं, इसका क्या होगा? ठाकुरदास भार्गव जी ने यह प्रश्न पूछा। अलगू राय शास्त्री जी आगे क्या बोल रहे? प्रश्न तो यह है कि आप सामुदायिक उत्तरदायित्व का निर्णय कैसे करेंगे? तो महबूब अली बेग साहब क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। जब राजनीतिक दल नहीं होंगे तो मंत्रिमंडल जो चुना जाएगा वह किसी राजनीति से संबंध रखने वाला नहीं होगा और उन लोगों के समक्ष केवल देश कल्याण का ही उद्देश्य होगा और इस प्रयोजन के लिए उनमें परस्पर सहयोग होगा। मेरा ऐसा विचार है। अतः जैसा कि मैंने निवेदन किया है, जिस वर्तमान रीति से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य चुने जाते हैं उसको प्रजातंत्रात्मक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री के चुनने में सबका हाथ नहीं होता है, स्वयं उनके दल के व्यक्तियों को चुनने का अधिकार होता है, ऐसा महबूब अली बेग साहब कह रहे हैं। अतः मैं निवेदन करता हूं कि मेरे दृष्टिकोण पर उचित विचार किया जाए और मैं आशा करता हूं कि सदस्य गण इतने अनुदार नहीं होंगे कि वे इस कारण से इस बात की निंदा करें कि मैं मुसलमान हूं और वे ये सोचे कि मेरे मन में कुछ और है। मेरे मन में किसी प्रकार के छिपे भाव नहीं है। सामान्य विषय पर वार्तालाप करने का हमें अधिकार है और हम पर घातक प्रवृत्तियों का दोषारोपण नहीं होना चाहिए। ये देखिए, संविधान सभा में इस प्रकार की बातें जो हो रही है मैंने आपके सामने एक एक करके रखी है। तो मेरे हिसाब से बातें समझ में आ गई होगी। यूट्यूब वालों, सबकी बातों को मैं ध्यान दे रहा हूं, आप चिंता ना करें। आपका कोई प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड होगा उसको जरूर लेंगे। जूम वालों के भी प्रश्न आते हैं, जूम वाले इधर है, यूट्यूब वाले इधर है, लेकिन प्रश्न दोनों के एक ही स्क्रीन पे आते हैं। चिंता ना करें, प्रश्न इस टॉपिक से ही रिलेटेड होने चाहिए तो बड़ा मजा आएगा। आगे बढ़े, चलिए। आरवी दुलेकर साहब, देखिए अभी मेरे एक मित्र प्रश्न पूछ रहे थे ना, डॉक्टर अंबेडकर कहां से थे, तो जरा देखिए आरवी दुलेकर साहब, कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? संयुक्त प्रांत। जो सदस्य उस दिन पहली बार बोलता है उनका नाम के साथ साथ में वो जिस प्रांत से आया है उनका भी नाम लिखा हुआ होता है। तो आरवी दुलेकर साहब संयुक्त प्रांत से है। क्या कह रहे हैं? क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं कि स्विट्जरलैंड एक देश है अथवा कोई सराय है? ऐसा वो दुलेकर साहब कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रोफेसर केटी शाह के नाम से संशोधन है। प्रोफेसर केटी शाह संशोधन लेके आ रहा है भाई, प्रोफेसर केटी शाह संशोधन लेकर आ रहे हैं, तैयार हो जाइए। संशोधन का हस्र क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन संशोधन क्या है ये देखना जरूरी बात है। ये देखिए जरा, प्रोफेसर केटी शाह अनुच्छेद 61 में संशोधन ला रहे हैं। अनुच्छेद 61, आज का अनुच्छेद 74, आज का अनुच्छेद 74 क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 61 के खंड 1 में से विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, शब्द निकाल दिया जाए। प्रोफेसर केटी शाह ने कहा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा, जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा उसको हटा दिया जाए, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह ने कहा। आप मुझसे प्रश्न करेंगे तो क्या प्रोफेसर केटी शाह प्रधानमंत्री को चाहते ही नहीं थे? ऐसा नहीं है। प्रोफेसर केटी शाह क्या चाहते थे? प्रोफेसर केटी शाह चाहते थे प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो प्रोफेसर केटी शाह इसके पीछे दो तर्क देते हैं। वो कह रहे इंग्लैंड में प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली है, लेकिन इंग्लैंड के संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया को सबको पता है कि इंग्लैंड में सारा पावर प्रधानमंत्री के पास है, तो हमारे यहां पर क्यों नहीं हो सकता? ऐसा प्रोफेसर केटी शाह का तर्क है। कैसा लगा तर्क? दूसरा तर्क वो कह रहे हैं कि हमारे यहां पर लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद में कोई रक्षा मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, कोई कृषि मंत्री है, तो है कि नहीं है? जब कृषि मंत्री है, रक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है और इन पदों का उल्लेख संविधान में नहीं है तो भी है, तो भी हम इनको नियुक्त करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री को क्यों नहीं नियुक्त करते? ऐसा प्रोफेसर केटी शाह 30 दिसंबर 1948 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 पर चर्चा के दौरान संशोधन रखते हुए कहते हैं, और यही अनुच्छेद 61 बाद में आज के दिन संविधान में अनुच्छेद 74 के नाम से जाना जाता है। जरा देख लीजिएगा क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा अनुच्छेद इस तरह से हो जाएगा, there shall be a council of minister to aid and advise the president in the exercise of his function.
राष्ट्रपति को अपने प्रकार्यों में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। दैट्स ऑल। यह विचार प्रस्तुत करके कि प्रधानमंत्री के पद को संविधान के बाहर रखा जाए, मैं प्रधानमंत्री पद के रखे जाने का विशिष्ट रूप से विरोध नहीं कर रहा हूं। जब से सर रॉबर्ट वॉलपॉल ने इस पद को इंग्लैंड में ग्रहण किया है, तभी से प्रधानमंत्री का पद इंग्लैंड के संविधान में विख्यात है, परंतु ब्रिटिश संविधान में उसका जिक्र अब तक नहीं है। जो कुछ सामाजिक स्थिति, पद संबंधी ऐश्वर्य और अन्य अग्रणीयता उसे प्राप्त है, संविधान की किसी विशिष्ट धारा द्वारा प्राप्त नहीं है। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को जो ऐश्वर्य, जो शक्ति, पावर जो प्राप्त है, वो इंग्लैंड के संविधान की वजह से नहीं है। भले ही उनके पद का उल्लेख नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री है। इस बीच तजमुल हुसैन साहब, देखिए बिहार से है, तजमुल हुसैन साहब बिहार से है, कोष्टक में लिखा हुआ बिहार। क्या मैं प्रोफेसर शाह से यह जान सकता हूं कि यद्यपि वे ये कहते हैं कि इंग्लैंड का संविधान इस बात से परिचित नहीं है कि प्रधानमंत्री है या नहीं है, परंतु क्या यह सत्य नहीं है कि समस्त संसार यह जानता है कि इंग्लैंड का कोई प्रधानमंत्री है? तो प्रोफेसर केटी शाह कह रहे, मैंने ये नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री के पद को नहीं रखा जाए, मैं तो केवल एक विचार व्यक्त कर रहा हूं कि उसका उल्लेख संविधान में नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का पद नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं होना चाहिए। इसका आशय यह नहीं है कि वह प्रधानमंत्री के रूप में विख्यात नहीं होगा, यह और ना यह अर्थ है कि वास्तव में प्रधानमंत्री होगा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका केवल यही आशय है कि जहां तक संविधान का संबंध, उसमें मंत्रियों को तो मंत्री कहा जाए, इसके अतिरिक्त किसी मंत्री के संदर्भ में पृथक महत्व या स्थान या व्याख्या को संविधान में न लिखा जाए, जिससे कि संविधान किसी हद तक लचीला रहे, अन्यथा वह किसी हद तक लचीला नहीं रहेगा। अर्थ मंत्री का वर्णन हम या अर्थ मंत्री के रूप में नहीं करते, जैसा मैंने कहा। इसी प्रकार सुरक्षा मंत्री का वर्णन हम सुरक्षा मंत्री के रूप में संविधान में नहीं करते, फिर भी हम उनकी नियुक्ति तो करते हैं। श्रीमान, मैंने यह आरंभ से ही कहा था कि प्रधानमंत्री का पद बड़ा ही लाभदायक है, और मैं तो यहां तक समझता हूं कि वह वांछनीय भी नहीं है कि हम प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में यहां उल्लेखित करें। वो सभी मंत्रियों के समान एक मंत्री होना चाहिए, इसलिए उसका अलग से उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय नाम पुकारते हैं। 1296 श्री राम नारायण सिंह पेश नहीं किया गया। 1297-98 मोहम्मद ताहिर और सैयद जफर इमाम के नाम साथ साथ पेश किया जा सकता है। तो मोहम्मद ताहिर साहब आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। इंग्लिश में प्रस्ताव है, हिंदी में भी बताऊंगा। एक्सेप्ट in so far as he is by or under this constitution required to exercise his function or any of them in his discretion। लीजिए, स्व विवेक की बात आ गई है दोस्तों। बता दीजिए जूम वाले भी और यूट्यूब वाले भी, राष्ट्रपति को स्व विवेकीय शक्तियां प्राप्त होती है या नहीं होती है? प्रश्न मेरा पहले इस तरह से है, राष्ट्रपति को स्व विवेकीय शक्तियां प्राप्त होती है या नहीं होती है? नरपत भाई कहते हैं यस, हरमन भाई कहते हैं नहीं, राहुल भाई कहते हैं यस, पायम कह रहे प्राप्त होती है, आशा जी कह रहे यस, बेबी जी कह रहे नहीं। मतलब हाँ ना 50-50। राष्ट्रपति को स्व विवेकीय शक्तियां प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। इट शुड बी वेरी क्लियर। राष्ट्रपति, किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे या किसी अन्य दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, यह राष्ट्रपति का स्व विवेक नहीं है क्या? कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं अथवा राष्ट्रपति अपने पास पड़े रहने दे सकते हैं। क्या यह राष्ट्रपति का स्व विवेक नहीं है क्या? स्व विवेकी तो है। राष्ट्रपति को जब मंत्री परिषद को एडवाइस देती है तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की एडवाइस को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। क्या यह स्व विवेक नहीं है क्या? यह स्व विवेकी तो है भाई। चलिए, स्व विवेकीय शक्तियां प्राप्त है। अब मेरा अगला प्रश्न यूट्यूब जूम दोनों से, राष्ट्रपति की स्व विवेकीय शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? संदीप जी बताइए, राष्ट्रपति की स्व विवेकीय शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है?
आलोक भाई, अंजलि जी, श्वेता जी, किट्टू जी, अमन जी, कृष्णा कुमारी जी, बताइए बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। अनुच्छेद 361 मेरे भारत सिंह जी भाई कह रहे हैं। प्राची कह रही है अनुच्छेद 361। गजेंद्र भाई 361, क्या बात है, क्या बात है। हरमन भाई कह रहे उल्लेख नहीं है, वाह। चंद्रवीर जी कह रहे 361, ओहो। संगीता जी भादु 361, बेबी जी 361, ओहो। अरे यू शुड बी क्लियर अबाउट द डिस्क्रिप्शन पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड privilege of the president. There is lot of differences between privilege and discretion power. राष्ट्रपति के विशेष अधिकार अनुच्छेद 361 में वो अलग चीज है, और राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां वो अलग चीज है। It should be very clear that president have some discretion powers, but it should be also very clear that there is no clear cut mention of the discretion powers of the president in the constitution. राष्ट्रपति को स्वविवेकीय शक्तियां कुछ मामलों में प्राप्त होती है, ये ठीक बात है, लेकिन राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां जैसा कोई भी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है भाई, विशेषाधिकार अलग चीज होती है हरमन भाई, तो संविधान में लिखा हुआ नहीं है भाई, उल्लेख नहीं है, ऐसा प्रवीण जी मेरे भाई यूट्यूब वाले कह रहे हैं। हाँ 365, अरे 365 कहाँ कृष्ण जा रही हो तुम, 365 अलग है बेटा। अनुच्छेद 365 केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश देना है। आप लोगों की क्लास मुझे लगता है वापस ले लेनी चाहिए। नहीं चंद्रवीर बाबू, ये गहरा अध्ययन नहीं है बेटा, ये कोई गहरा अध्ययन नहीं है, ये तो बहुत सारी चीजें हमने 5-7 साल पहले डिस्कस कर रखी है। हाँ श्वेता कह रही एक मेंशन नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखो भाई, पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पीछे छोड़ जाएंगे। चलिए चलिए चलिए, मोहम्मद ताहिर साहब क्या कह रहे हैं, सिवाय उन प्रकारों अथवा उनमें से किसी एक के पालन करने के लिए जिनके इस संविधान द्वारा अथवा इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए अपने स्वविवेक का प्रयोग करना अपेक्षित है। यानी मोहम्मद ताहिर साहब राष्ट्रपति के लिए स्वविवेकीय शक्तियां जैसा शब्द संविधान में जुड़वाना चाह रहे हैं। देख लीजिए, जैसा राज्यपाल के संदर्भ में लिखा हुआ है, राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, वैसी की वैसी बात मोहम्मद ताहिर साहब राष्ट्रपति जी के लिए भी लिखवाना चाहते हैं, ये आज चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा भाई ध्यान रखो थोड़ा सा। दूसरा उनका संशोधन है, यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके संदर्भ में राष्ट्रपति को इस संविधान द्वारा या इसके अंतर्गत अपने स्वविवेक से कार्य करना आवश्यक है, तो इस प्रश्न पर अपने स्वविवेक के संदर्भ में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। ये सारी बातें आज के दिन राज्यपाल के लिए लिखी हुई है, राष्ट्रपति के लिए लिखी हुई नहीं है। मोहम्मद ताहिर साहब यही बातें जो राज्यपाल के लिए लिखी हुई है, वही बातें राष्ट्रपति के लिए लिखवाना चाहते थे, जो नहीं लिखी गई। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति के लिए किसी भी प्रकार की कोई स्वविवेकीय शक्ति जैसी शब्दावली लिखी हुई नहीं है। वो जो आर्टिकल 74 है आज का, उसी को हम अनुच्छेद 61 के रूप में देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं। इन संशोधनों को पेश करते हुए, यद्यपि श्री कामत के शब्दों में राष्ट्रपति नामात्र का राष्ट्रपति है, फिर भी मैं ये चाहता हूं कि राष्ट्रपति को चारों ओर से जकड़ नहीं देना चाहिए। कम से कम इस सभा को इतना उदार होना चाहिए कि वह उसे अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दे। ताहिर साहब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एचवी कामत साहब जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति नामात्र का प्रमुख है, मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी संविधान सभा के सदस्यों को इतना उदार होना चाहिए कि राष्ट्रपति को जकड़े नहीं और राष्ट्रपति को स्वविवेकीय शक्तियां प्रदान करें। ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, इस संदर्भ में मुझे लंबा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये आशा लेकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर उनकी बात को स्वीकार करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। चलिए, अब केटी शाह का संशोधन आ रहा है। केटी शाह क्या संशोधन लेकर आए, जरा देखिएगा।
वो कह रहा है एक्सेप्ट बाय द हाई कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट व्हेन ट्राइंग टू प्रेसिडेंट अंडर सेक्शन 50, ऐसा वो कह रहे हैं। वो फिर एक संशोधन जो पेश कर रहे हैं वो अंग्रेजी में है, काफी लंबा चौड़ा है, मैं इसको हिंदी में पढ़कर सुना देता हूं, बहुत ध्यान से सुन लेना वो क्या क्या परिवर्तन करना चाह रहे हैं। बड़ा संशोधन है, बहुत बड़ा संशोधन है, तो उससे पहले चाय की 2 घूंट होने जरूरी है। तो घूंट हो गए। क्या है संशोधन, जरा देखिएगा। मंत्री परिषद में प्रत्येक परिवर्तन होने पर तथा विशेषतया प्रधानमंत्री पदधारी के बदलने पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यथास्थिति नए मंत्री को संसद की लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे। वाह, इफ यू वांट टू बी मिनिस्टर, अगर आप मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हो गए तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उसको लेकर आएंगे लोकसभा के सामने। किसको? मंत्री को लोकसभा के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे आगे, और उस निकाय से उस नवीन नियुक्त मंत्री के प्रति विश्वास का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहेंगे, और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ये रिक्वेस्ट करेंगे लोकसभा से कि ये नया मंत्री लेकर आया हूं मैं, इसके पक्ष में विश्वास प्रस्ताव पारित कर दीजिए ताकि स्वीकृति मिल जाए कि आप मंत्री बनाना चाहते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि आपको ये पता है कि नहीं है, अमेरिका में क्या होता है पता है? अमेरिका में राष्ट्रपति जिन लोगों को मंत्री नियुक्त करते हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं। जिनको मंत्री बनाएंगे वो सारे मंत्री सीनेट के सामने जाएंगे और सीनेट उनकी नियुक्ति का अनुमोदन करेगी। अगर सीनेट उनका अनुमोदन नहीं करती तो वो मंत्री नहीं रहते हैं। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं कि जिसको भी मंत्री बनाओ फिर लोकसभा के सामने लाओ और लोकसभा में उन मंत्री के पक्ष में विश्वास मत पारित करवाओ। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो मंत्री रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहा है किसी विशिष्ट मंत्री के संदर्भ में विरोधी मत प्रकट होने की स्थिति में वह मंत्री उसी समय से पदच्युत हो जाएगा। अगर एक मंत्री को विश्वास प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ तो मंत्री फिर पद नहीं ग्रहण कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर आज राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब की मंत्री परिषद बनने जा रही है। जो मंत्री बनेंगे उन मंत्रियों को विधानसभा में ले जाया जाएगा। एक एक मंत्री के विरुद्ध, एक एक मंत्री के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव पारित करेगी विधानसभा, और किसी एक मंत्री के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो मंत्री का स्थान खाली हो जाएगा। एक एक मंत्री के लिए क्या सिस्टम है? केटी शाह है। आशीष भाई अच्छा लगा? चलिए, यदि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद पर विश्वास का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया तो समस्त परिषद को पद त्याग करना होगा और उसके स्थान पर नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। यह संशोधन लेकर आ रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह। नियुक्ति के समय प्रत्येक मंत्री या तो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का निर्वाचित सदस्य होगा या निर्वाचित होने के लिए प्रयास करेगा और अपनी नियुक्ति तिथि से 6 माह के भीतर किसी न किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाएगा। पर कोई भी व्यक्ति जो सामान्य निर्वाचन के समय निर्वाचित हुआ था तथा सामान्य निर्वाचन तिथि से 6 माह के भीतर मंत्री नियुक्त किया गया है वह निर्वाचित होने के लिए प्रयास करने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगर आप मंत्री बनना चाहते हो तो सदन का सदस्य होना होगा, और अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह में सदस्य होना होगा। इस प्रकार की बात वो जोड़ना चाहते हैं। 10 मिनट बाद में फीडबैक लिंक देना, अभी तो बहुत सारी चर्चा बाकी है भाई। फिर वो आगे प्रस्ताव रख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को जो संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदन सदस्य नहीं है तब तक मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह अपनी नियुक्ति तिथि से 6 माह के भीतर संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य निर्वाचित न। अरे इस लाइन को पढ़ना, आप इस लाइन को पढ़ना, क्योंकि इस लाइन की डॉक्टर अंबेडकर बड़ी जबरदस्त आलोचना करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। सुनिए, किसी भी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है तब तक मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी नियुक्ति तिथि से 6 माह के भीतर संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य निर्वाचित ना हो। आप समझ पा रहे हैं इस लाइन को? किसी भी व्यक्ति को जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे तब तक मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह नियुक्ति तिथि से 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित न हो। क्या है ये?
ये क्या है? गड़बड़ नहीं है क्या? ये लाइन गड़बड़ है भाई, बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी व्यक्ति को जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है तब तक मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वो नियुक्ति तिथि से 6 माह के भीतर संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य निर्वाचित ना हो। नियुक्त तो किया ही नहीं जाएगा तो नियुक्ति के 6 माह के भीतर वो सदस्य कैसे बनेगा? बताइए आप, नियुक्त ही नहीं किया जाएगा तो 6 माह के भीतर सदस्य कैसे बनेगा? ये लाइन खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है और डॉक्टर अंबेडकर इस लाइन पर फिर हमला भी करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। फिर वो आगे कह रहे किसी भी समय मंत्री परिषद के सदस्यों में से कम 2/3 ऐसे होंगे जो संसद की लोकसभा के सदस्य। कमाल! मंत्री परिषद के 2/3 सदस्य लोकसभा से होने चाहिए कम से कम। मंत्री परिषद के 2/3 सदस्य लोकसभा से होने चाहिए कम से कम। और किसी समय मंत्री परिषद के सदस्यों में से 1/3 से अधिक सदस्य राज्यसभा से भी होने चाहिए। मंत्री परिषद के सदस्य ऐसे उप मंत्री और संसदीय सचिवों से सहायता प्राप्त करेंगे। ठीक है, वो बात कॉमन है। लो, मंत्री परिषद के 2/3 सदस्य लोकसभा से, 1/3 सदस्य राज्यसभा से होंगे, ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं जो व्यक्ति राजद्रोह के लिए अथवा राज्य की प्रभुता, सुरक्षा या अक्षुण्णता के विरुद्ध अपराध के लिए, नैतिक दुराचार, उत्कोच या भ्रष्टाचार या अधिक से अधिक 2 वर्ष के कठोर कारावास के लिए अपराधी घोषित किया गया हो, ऐसा व्यक्ति मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह बहुत अच्छी बात है। अब प्रोफेसर केटी से अगला फिर संशोधन रखते हैं। आज इनके संशोधन ही संशोधन है। अपने पद के प्रकारों को संभालने के पूर्व प्रत्येक मंत्री किसी संपत्ति, वाणिज्य, उद्योग, व्यापार अथवा व्यवसाय अथवा उसके संदर्भ में अपने समस्त स्वतः हित और स्वामित्व की घोषणा करेगा। जैसे ही मंत्री बनोगे आपकी जितनी भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति की घोषणा करेंगे। तो हमारे मंत्री जी आज 3-3:30 बजे पद ग्रहण करने वाले हैं। प्रोफेसर केटी साहब के अनुसार तो 3:30 बजे वो लोग अपनी संपत्ति की घोषणा भी कर देंगे, ऐसा कह रहे हैं। सारे मंत्री पद ग्रहण करते ही अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे, ऐसा कह रहे हैं वो। देख लीजिए, ऐसा प्रोफेसर केटी साह ने अपनी बात कही और उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल भी दिए कि किस देश में किस प्रकार का सिस्टम है। अरे भाई एसी बंद कैसे हो गया? ठीक है, तो प्रोफेसर केटी साह के संशोधन कैसे लगे आपको? एसी बंद कैसे हो गया अपना आप ही? हमारे कुछ मित्र तो रजाई ओढ़कर बैठे हैं और मैं एसी में। ऐसे कैसे? ये कहीं पहले की रिकॉर्डेड क्लासेस तो नहीं है गर्मी के टाइम की? किटू भाई, सर भजनलाल जी को रोको। अरे भाई क्यों? भजनलाल जी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बन गए हैं तो रोकेंगे कैसे? मुख्यमंत्री तो बन गए। चलिए, एचवी कामत साहब क्या करके ला रहे हैं? एचवी कामत साहब कह रहे हैं दंडित होने वाले शब्दों को निकाल दिया जाए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। एचवी कामत साहब का भी संशोधन है कि जो लोग दोषी है उनको मंत्री नहीं बनाया जाए। तो इस प्रकार से वो अपनी बात को कह रहे हैं, वो नैतिक रूप से जो दोषी व्यक्ति है उनको मंत्री नहीं बनाया जाए, ऐसा एचवी कामत साहब ने प्रस्ताव रखा। और एचवी कामत साहब प्रस्ताव रखते रखते फिर कुछ उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे अलग अलग राज्यों के जो मंत्री परिषद में ऐसे लोग मंत्री बन गए हैं जो भ्रष्टाचारी है, और वो फिर एक मैगजीन में छपे आर्टिकल का भी उल्लेख कर रहे हैं। जैसे आर्टिकल का उल्लेख करते हैं फिर उपाध्यक्ष महोदय को याद आता है, अरे ये क्या कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं मैंने आपकी बात नहीं सुनी, अन्यथा मैं आपको ये नाम रखने की परमिशन नहीं देता। आप तो अलग अलग लोगों के नाम बताने लग गए, वो मंत्री वहां ऐसा है, वो मंत्री ऐसा है, मुझे अब मालूम पड़ा था आप तो ये कर रहे हो, रुको रुको रुको, ऐसा नहीं करोगे आप। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं मैं तो समाचार पत्रों में जो लेख छपे हुए उसी का उल्लेख कर रहा हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे अब तो मैं निरुपाय हूं, अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आपको राज्य का नाम बताने की अनुमति नहीं देता। अरे कौन से राज्य में वो मंत्री है उसका नाम मत लेना भाई, राज्य का नाम मत बताना। आप अखबारों में जो बात लिखी हुई है नाम हटा हटा कर रख सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, प्रोफेसर केटी साह के संशोधन पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के विचार जानेंगे? बिल्कुल अभी जानेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब तो लास्ट में बोलते हैं ना। एचवी कामत साहब क्या बोल रहे हैं? आगे अपनी बात को रख रहे हैं कि भाई किस तरह से लोग
करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहे, उन लोगों को भी अलग अलग राज्यों में मंत्री बना दिया गया। तो ये बात ठीक नहीं है, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय बोल रहे कि भाई उस सदस्य को बुलाने के पूर्व जिसके नाम से संशोधन है, मैं इस संदर्भ में सभा की अनुमति प्राप्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकारी विवाद की प्रतियों में समाचार पत्र के लेख को उल्लेख करते समय उस राज्य का नाम किसी चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाए। क्या ये आवश्यक अनुमति मुझे मिल गई? ये अच्छा मालूम होगा, हमें इस सदन के सम्मान की रक्षा करनी है। एचवी कामत साहब ने जैसे ही ये विचार व्यक्त किए तो फिर उपाध्यक्ष महोदय ने कहा भाई समाचार पत्रों में आप जो बोल रहे हो लिखा हुआ, उसके बारे में बोलते समय आप इशारा करोगे, आप उस राज्य का नाम नहीं लोगे। इसके बाद में एचवी कामत साहब कह रहे भाई मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे ठीक है, अगर आपको आपत्ति नहीं है तो। अब महावीर त्यागी जी आ रहे हैं संयुक्त प्रांत से, कोष्टक में देख लीजिए संयुक्त प्रांत लिखा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, पर मैं एक बात बताना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र महबूब अली बेग ने यह सुझाव रखा है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर सभा द्वारा मंत्रिमंडल का निर्वाचन हो। इस प्रकार के बड़े बड़े शब्दों का सब जगह प्रयोग करना बड़ा अच्छा लगता है, पर मेरे मित्र ये भूल जाते हैं कि मंत्रिमंडल में 2 या 3, जैसा कि मेरे मित्र ने सुझाया है, 15 व्यक्तियों के पृथक रूप से कार्य करने से बचने के लिए हमने इतना महान बलिदान किया। अरे एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से अगर मंत्रियों का चुनाव करोगे और आप जैसा कह रहे हो कि 15 मंत्री होने चाहिए, तो एक मंत्री उस दल का, एक मंत्री उस दल का, एक मंत्री उस दल का, तो फिर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का क्या होगा? अगर इस प्रकार का सिद्धांत अपनाया है तो इसके पीछे कारण है कि सारे मंत्रिपरिषद एक आवाज में बात करे, कोई ये कुछ कहे ये कुछ कहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं महावीर त्यागी जी, और अच्छा खासा उद्बोधन रख रहे। फिर इसके बाद में वो केटी शाह के संशोधन के बारे में क्या कह रहे हैं, केटी शाह के बारे में कह रहे हैं। इसके बाद मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर केटी शाह ये प्रस्ताव रखते हैं कि राष्ट्रपति मंत्री जब कभी भी मंत्री को नियुक्त करे तो उनको सभा द्वारा विश्वास का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह सत्य तो है कि प्रधानमंत्री के समान अन्य मंत्रियों को भी सभा द्वारा विश्वास के प्रस्ताव को स्वीकार कराना चाहिए, पर इसमें एक बड़ी बारीक बात यह है कि यदि मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्यों को स्वयं अपने लिए मत प्राप्त करना आवश्यक है अथवा नियुक्त होने के प्रथम दिवस ही उसकी जांच की जाती है, तो इसका मतलब यह होगा कि वे आदमी ही मंत्री बनेंगे जिनके साथी अथवा जिनके निजी दल सभा में है। ऐसे मंत्री की सदैव यही प्रवृत्ति रहेगी कि वह अपने निजी दल को सचेत, सक्रिय और पृथक बनाए रखे। सच बात तो यह है कि जब एक मंत्री मंत्रिमंडल में प्रविष्ट हो जाता है तो वह अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को और समस्त प्रभाव को मंत्रिमंडल में विलीन कर देता। क्या गजब की बात कही है महावीर त्यागी जी ने। उन्होंने कहा कि अगर एक एक मंत्री लोकसभा का विश्वास अगर प्राप्त करेगा तो ऐसी स्थिति में तो वो मंत्री हमेशा क्या करेगा, उन लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा जो उनको वोट देते हैं। जबकि एक मंत्री जब मंत्रिमंडल का हिस्सा बनता है तो वो अपना संपूर्ण व्यक्तित्व जो है मंत्रिमंडल में विलीन कर देता है। अब वो मंत्री नहीं है, वो अब संपूर्ण मंत्री परिषद की एक आवाज है, जैसा कि मेरे हरमन भाई लिख रहे हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो काम करता है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। कौन? महावीर त्यागी जी। अब इनको रखिए भाई, अब इनका फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए। काफी टाइम हो गया अब तो, हाँ आज टाइम सही है, नहीं तो एक वो मेरी बहन आएगी अभी कहेगी सर फीडबैक लिंक आया ही नहीं है, तो फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए। यस, इसके बाद में आ रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, नाम लेंगे मत्स्य संघ से श्री राज बहादुर साहब का। आप जानते हैं राजस्थान से जिन लोगों को संविधान सभा में काम करने का मौका मिला उनमें से एक राज बहादुर साहब है, और राज बहादुर साहब बहुत ज्यादा एक्टिव थे। जो मेंबर राजस्थान से रहे उनमें तो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और जैसा वीरेंद्र भाई बता रहे हैं भरतपुर से, बिल्कुल भरतपुर को तो आजकल बिल्कुल सैल्यूट करते हैं भाई, हमारे वीरेंद्र भाई भी भरतपुर से हैं। चलिए, तो वो क्या कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, मत्स्य राज्य संघ के श्री राज बहादुर, मैं आपको संक्षेप में बोलने के लिए निवेदन करूंगा। इसी बीच में तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं श्रीमान प्रत्येक सदस्य के लिए 5 मिनट रखिए। तो अब राज बहादुर साहब क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, श्री महबूब अली बेग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मैं माननीय मित्र श्री महावीर त्यागी जी का साथ देता हूं। श्री महबूब अली बेग ने एक ऐसा संशोधन रखा
जिससे दुर्भाग्यवश सभा के कुछ सदस्यों की यह प्रवृत्ति प्रकट होती है कि किसी न किसी प्रकार से पृथकवाद तथा विभाजन की भावना को फिर से लाया जाए। ये दुर्भाग्य की बात है कि बहुमत प्राप्त दल के रूप में कांग्रेस के अल्पसंख्यक दलों के प्रति सामान्यतया और मुसलमान अल्पसंख्यक दल के प्रति विशेषतया उदारतापूर्ण व्यवहार के होते हुए भी इस प्रकार की बातें प्रस्तुत की जाती है। इस संशोधन में तथा इस संशोधन के पीछे मुझे संप्रदायवाद तथा पृथकवाद की बुराई को प्रवेश करने का षड्यंत्र दिखाई देता है। तो कुछ सदस्य बोलते हैं वाह वाह, ये देखिए वाह वाह 2 बार बोला जा रहा है। श्री महबूब अली बेग ने अपने संशोधन के पक्ष में 3 मुख्य तर्कों को प्रस्तुत किया है। पहली बात उनकी यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था दोषयुक्त है और वह जनतंत्र है ही नहीं। इस सभा में ऐसे स्पष्ट कथन को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। वो कह रहे हैं हम ये जानते हैं कि कम से कम एक देश में 300 वर्षों से संसदीय जनतंत्र का अनुभव किया जा रहा है और हम ये भी जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध अपवादों को छोड़कर संसार के लगभग समस्त देशों में संसदीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया जा रहा है। ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? राज बहादुर साहब, जो कि हमारे राजस्थान से हैं। एग्जाम्पल दे दे के बता रहे हैं कि दुनिया के किस देशों में किस प्रकार का सिस्टम रहा है और इसके बाद में वो महबूब अली बेग साहब के जो संशोधन है उनका वो विरोध कर रहे हैं। एक मेरे भाई कह रहे हैं नरपत भाई की थोड़ा मुश्किल सवाल दीजिए। एक बात बताऊं, ये सवाल आपका टेस्ट थोड़ी है, इसका नाम क्या है? फीडबैक। इसका नाम टेस्ट थोड़ी है। शब्दों को समझिए मेरे भाई। फीडबैक का मतलब है कि संविधान सभा की इस चर्चा में आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं है कि रजाई में दुब कर तो बैठ गए और थोड़े थोड़े नींद भी ले रहे हैं, मालूम नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। फीडबैक लिंक खाली फीडबैक लेने के लिए, ना कि टेस्ट लेने के लिए। समझ रहे आप? आप शब्द देखिए, फीडबैक है ये, टेस्ट नहीं है। चलिए, तो तजमुल हुसैन साहब आ रहे हैं अब। सिनेमा में बहुत संक्षेप में भाषण दूंगा। महबूब अली बेग द्वारा पेश किए गए संशोधन 1294 को ले लेता हूं। महबूब अली बेग का संशोधन कि 15 मंत्री होंगे, उनका निर्वाचन एकल संक्रमण पद्धति से होगा। वे ये नहीं कहते कि इस मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इस अनुच्छेद पर उनकी 3 मुख्य आपत्तियां हैं। महबूब अली बेग के संशोधन से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। ऐसा जैसे कहते हैं तो लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि वे मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या नियत करना चाहते हैं। लो, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या नियत करना चाहते हैं, ये ठीक बात नहीं है। वो कह रहे हैं हम संख्या किस प्रकार से नियत कर सकते हैं? 15 कैसे तय कर लिया आपने? मुझे 10 की जरूरत है तो मैं 15 को नियुक्त क्यों करूंगा, और मुझे 20 की जरूरत है तो मैं 15 पर कैसे काम चलाऊंगा? ऐसा कौन कह रहे हैं? तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं। वे 15 मंत्री चाहते हैं। मान लीजिए हमें 10 की जरूरत है और बाकी 5 का क्या करें? मान लीजिए हमें 20 की जरूरत है तो बाकी 5 तो नियुक्त कर ही नहीं सकते, इसलिए मंत्रियों की संख्या फिक्स मत कीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में वो कह रहे हैं कि भाई अनुपातिक प्रतिनिधित्व से समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी? कि ऐसे लोग भी चुन लिए जाएंगे मंत्री जिनको प्रधानमंत्री फूटी आंखों भी नहीं सुहाता है, ऐसे लोग मंत्री बन जाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की बातें को तजमुल हुसैन साहब अपनी बातों के अंतर्गत रखते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में करीमुद्दीन साहब आ रहे हैं जो मध्य प्रांत और बरार से हैं। वे कह रहे हैं कि आप महबूब अली बेग साहब की इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, तो आप क्या डॉक्टर अंबेडकर के रोल में है क्या? आप तो अपनी बात कहिए ना। आप ये क्यों कह रहे हैं मैं उसको स्वीकार नहीं करता, उसको स्वीकार नहीं करता? आप क्या डॉक्टर अंबेडकर की ओर से उत्तर दे रहे हैं? तो तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं श्रीमान मैं डॉक्टर अंबेडकर अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जिसके बारे में मैं समझता हूं कि ये होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के मैंने कई संशोधनों का समर्थन किया है तो मैंने कई संशोधनों का विरोध भी किया है। मेरे मित्र श्री करीमुद्दीन ने डॉक्टर अंबेडकर के किसी संशोधन का भी विरोध नहीं किया है, परंतु मैंने उनके संशोधन का विरोध किया है। अतः इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि मैं डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन कर रहा हूं। मैं ये भी नहीं जानता कि डॉक्टर अंबेडकर किस संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं। यदि मेरे मित्र करीमुद्दीन पहले से ये बात जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर किन किन बातों को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप डॉक्टर अंबेडकर के बड़े विश्वास पात्र हैं। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं शांति शांति, क्यों आपस में ऐसा? शांति शांति। श्री तजमुल हुसैन, यदि मैं आपके स्थान पर होता तो मैं इस प्रकार की बाधा पर ध्यान नहीं देता। आप अपना भाषण ध्यान रखें और मित्रों की बातों की ओर ध्यान ना दें। फिर इसके बाद में तजमुल हुसैन साहब आगे अपनी बात को रखते हैं।
एक एक करके वो बात को रख रहा है कि भाई कौन सी बात उन्हें अच्छी लग रही है और कौन सी बात उन्हें ठीक नहीं लग रही है। इसके बाद में के संतानम साहब आ रहे हैं। के संतानम साहब क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, सभा को अनुच्छेद 61, 62 और 64 पर जरा सावधानी से व्याख्या करनी चाहिए। उनकी शाब्दिक व्याख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के बादशाह और संसद के एक दीर्घकालीन संघर्ष के पश्चात इस रूप में शासन की मंत्रिमंडल पद्धति का विकास हुआ है। इस संघर्ष के हर कदम पर बादशाह ने कुछ शक्ति दे दी, परंतु अपने सम्मान की संरक्षा के लिए वह उत्सुक रहा है। अतः संघर्ष के अंत में बादशाह ने अपनी समस्त शक्तियां तो दे दी, पर अपनी समस्त प्रतिष्ठा को संरक्षित रखा है। एक बड़ी गजब की बात के संतानम साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बार बार आप जब इंग्लैंड के बातों को जब ले रहे हैं और इंग्लैंड का उदाहरण दे रहे हैं, तो इंग्लैंड का लोकतंत्र और इंग्लैंड का संविधान वैसा थोड़ी है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इंग्लैंड में तो लंबी प्रक्रिया रही है। इंग्लैंड में राजतंत्र था, राजा ने पहले थोड़ी शक्तियां दी, फिर थोड़ी 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 दी। इस प्रकार से एक लंबी प्रक्रिया से, एक लंबे विकास की प्रक्रिया से गुजरकर इंग्लैंड का संविधान बनाया, और आप एक झटके में संविधान सभा के तहत इस प्रकार का प्रावधान करना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड का संविधान कोई संविधान सभा ने थोड़ी बनाया, वो तो 200, 250, 300 वर्षों की सतत प्रक्रिया के बाद में इस रूप में आया है। हम यहां पर संविधान सभा के रूप में बैठे, हम संविधान बनाना चाह रहे हैं, और हम जो बनाएंगे वो एक झटके से लागू होगा, जबकि इंग्लैंड में झटके से लागू नहीं हुआ, उसमें टाइम लगा है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, तर्क वितर्क देखना चाहिए, उससे कंसेप्ट क्लियर होता है। अब के संतानम साहब थोड़े केटी शाह के बारे में अच्छे अच्छे शब्द बोलने वाले हैं। केटी शाह के बारे में क्या शब्द बोलने वाले हैं जरा देखिएगा। श्रीमान प्रोफेसर केटी शाह एक इस प्रकार का एकांकी युद्ध लड़ते चले आ रहे हैं कि मैं उनकी आलोचना करना नहीं चाहता हूं। उन्होंने अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक कार्य लाद दिया है, और वह भी बिल्कुल अनावश्यक रूप से। यदि वे प्रमुख बातों पर ध्यान देते तो उनकी बातें अधिक वजनदार हो सकती थी। उन्होंने लंबे लंबे संशोधन रखे हैं जिनके संदर्भ में विश्वास है कि उनकी वे स्वयं ही जांच नहीं कर सके। वो कह रहे हैं कि केटी साहब बड़े जबरदस्त व्यक्ति है, लंबे लंबे संशोधन रखते हैं, और उन्होंने बहुत सारे संशोधनों का भार अपने ऊपर ले लिया है। वो कह रहे हैं कि लंबे लंबे संशोधन रख रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद नहीं अपने उन संशोधनों पर ध्यान नहीं दिया है। जैसा थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि संसद का अगर कोई सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, और अगर नियुक्त किया जाएगा तो उसे नियुक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर भीतर उसे मंत्री बनना होगा। ऐसा कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसी ही बातों की ओर वो इशारा कर रहे हैं। कौन? के संतानम साहब। फिर वो कह रहे हैं, कौन? के संतानम साहब लास्ट में प्रोफेसर केटी शाह के बारे में कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, जब हम इस प्रकार के उलझे हुए संविधान पर विचार विमर्श कर रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को समस्त संविधान पर फिर से मसौदा बनाने का प्रयत्न करने के स्थान में किसी विशेष विषय का संकेत कर अथवा विशेष संशोधनों पर जोर देकर संतुष्ट हो जाना होगा। सभा की जानकारी बढ़ाए बिना इससे तो केवल सभा का समय नष्ट होता है। मैं नम्रता पूर्वक प्रोफेसर केटी शाह से यह निवेदन करता हूं कि संविधान का विकल्प प्रस्तुत करने का प्रयत्न न करते हुए वे उन्हीं बातों पर ध्यान दें जिनसे संविधान में सुधार संभव हो। धन्यवाद श्रीमान, ऐसा कहकर नीचे बैठ जाते हैं के संतानम साहब। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर का नाम पुकारा जाता है उपाध्यक्ष महोदय द्वारा। इसी बीच में लक्ष्मी नारायण साहू जी बोल रहे हैं, श्रीमान एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिस पर मैं, उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, मैं जानता हूं ऐसे बहुत से सदस्य हैं जो इस अनुच्छेद पर बोलना चाहेंगे, पर सभा के पास समय बहुत ही कम है और मैं समझता हूं इस पर काफी विवाद हो चुका है। तो लक्ष्मी नारायण साहू फिर भी बोल रहे हैं, परंतु श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, कृपया अध्यक्ष के आदेशों का उल्लंघन करने का प्रयत्न न करें। मैंने जब डॉक्टर अंबेडकर का नाम बोल दिया तो डॉक्टर अंबेडकर बोलेंगे। साहू जी नीचे बैठ जाइए। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं मिस्टर बेग, मिस्टर ताहिर और प्रोफेसर केटी शाह द्वारा प्रस्तुत संशोधन में से किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करने जा रहा हूं। किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करने जा रहा हूं। अपने संशोधनों के समर्थन में जो बातें उन्होंने कही उनके उत्तर जितना मैं संक्षेप में है उतना देने की कोशिश करता हूं। महबूब अली बेग के संशोधन के 2 भाग है। प्रथम भाग मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या नियत करने का प्रयास, उनकी अनुसार 15 मंत्री होने चाहिए।
वो कह रहे हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। उनके प्रस्ताव का दूसरा भाग यह है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री अथवा प्रधानमंत्री की मंत्रणा से राष्ट्रपति द्वारा ना की जाए, वरन एकल संक्रमण आनुपातिक पद्धति से की जाए। दो बातें थी किनकी, महबूब अली साहब की। जवाब दे रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। उनके संशोधन का प्रथम भाग स्पष्टतया व्यवहार में आने योग्य नहीं है। आरंभ में ही मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या नियत करना संभव नहीं है। यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री 15 से भी कम मंत्रियों से देश का शासन चला सके, तो फिर तो यह तर्कसंगत बात नहीं है कि इतने मंत्री रखे ही रखे। यह भी हो सकता है कि सरकार का काम इतना बढ़ जाए कि 15 मंत्री से भी काम नहीं चले, 20 भी नियुक्त करना पड़ सकता है, इसलिए 15 वाली बात जची नहीं। दूसरा संशोधन यह है एकल संक्रमण आनुपातिक पद्धति से मंत्रियों की नियुक्ति की जाए। तो वो क्या कह रहे हैं, मैं ठीक नहीं समझ सका हूं कि उनके मन में क्या भाव है। जहां तक मैं तर्कों की बात करूं, उन्होंने ये कहा कि जो तरीका संविधान में दिया गया वो जनतंत्रात्मक नहीं है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि वह कैसे जनतंत्र विरोधी है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री को वयस्क मताधिकार द्वारा अथवा उन लोगों द्वारा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए हैं, निर्वाचित सभा के सदस्यों में से मंत्री नियुक्त करने की अनुमति देने वाली प्रणाली जनतंत्र विरोधी कैसे हो सकती है। अरे जिस व्यक्ति जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, वो प्रधानमंत्री अगर ऐसे व्यक्ति जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर आए हैं उन लोगों को अगर मंत्री बनाता है, तो ये लोकतंत्र विरोधी बात कैसे हो गई है, ऐसा डॉक्टर बी आर अंबेडकर कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मुझे तो यह शंका होती है कि उनके संशोधन का आशय अल्पसंख्यक वर्गों के लिए मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने से है। यदि ऐसा है तो मैं उनके उद्देश्य से सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि सुशासन का बहुत कुछ अंश इस बात पर निर्भर करेगा कि शासन की बागडोर किनके हाथों में है। यदि शासन का नियंत्रण किसी विशेष दल द्वारा किया जाता है तो इसमें संदेह नहीं है कि शासक वर्ग उस दल के हित साधन करने के लिए कार्य करेगा जिसके लोग शासन का नियंत्रण करते हैं और जो उस विशिष्ट दल के प्रतिनिधि है। अतः इस प्रस्ताव रखने में कोई त्रुटि नहीं है कि मंत्रिमंडल के चुनाव का ऐसा तरीका हो जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य भी मंत्रिमंडल में आ सके। मैं नहीं समझता हूं कि यह लक्ष्य ओछा है या इसमें कोई लज्जा की बात है। फिर भी मैं अपने मित्र महबूब अली बेग का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि संविधान में कुछ और जोड़ देने से उनके आशय की पूर्ति हो जाएगी और मसौदा समिति का ऐसा विचार है कि एक और अनुसूची जिसको अनुच्छेद 3 क कहा जाए बढ़ा दिया जाए। ये देखना होगा कि हमने संविधान में अनुसूची 4 की एक अनुसूची रखी है जिसमें शासक के लिए निर्देश लिख दिए गए हैं कि वह किस प्रकार प्रशासन कार्य में स्व विवेकी शक्तियों का प्रयोग करे। हमने एक ऐसा संशोधन पेश करने के लिए निश्चय कर लिया है कि इस अनुसूची के समान एक और अनुसूची रखी जाए जिसमें राष्ट्रपति के लिए भी इसी प्रकार के निर्देश लिखे हुए हो। वो कह रहे हैं कि मैं इस बात से सहानुभूति रखता हूं कि अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को भी मंत्री परिषद का हिस्सा बनने का मौका मिले, लेकिन इस संदर्भ में हम कुछ निर्देश लिखेंगे राष्ट्रपति के लिए जो आगे आने वाले समय में आएंगे। हालांकि आए नहीं, आप जानते हैं इस प्रकार का कोई निर्देश संविधान में लिखा हुआ नहीं है जिसमें कि राष्ट्रपति के लिए जरूरी हो कि मंत्री जो है अल्पसंख्यक समुदाय से हो। ऐसा कोई प्रावधान सेंट्रल लेवल पर नहीं है। हाँ, स्टेट लेवल पर आर्टिकल 164 में जरूर है कि सामाजिक कल्याण के लिए एसटी अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुछ राज्यों में मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। वो एसटी के लिए है, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से है। अल्पसंख्यक जैसा कोई प्रावधान हमारी वर्तमान संविधान में ऐसा मंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर इसका जवाब दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अब मैं ताहिर के संशोधन पे बात करता हूं। वे चाहते हैं कि यह निर्धारित किया जाए कि जहां कहीं राष्ट्रपति को स्व विवेक से कार्य करना हो वहां मंत्रियों की मंत्रणा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। मेरे विचार से श्री ताहिर ने उपायोजित होने से पूर्व भारत शासन अधिनियम की धारा 50 की ज्यों की त्यों नकल कर ली। उन्होंने कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में भी ऐसा ही लिखा हुआ कि राष्ट्रपति स्व विवेक से कार्य करेंगे। याद है ना, 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के लिए स्व विवेक की शक्तियां थी। उन्होंने कहा हम इसकी नकल नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रपति की स्व विवेकीय शक्तियों का उल्लेख संविधान में नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया। तो आप देख सकते हैं फिर डॉक्टर अंबेडकर और मोहम्मद ताहिर साहब के बीच में आपस में कुछ बातें हो रही है उसी इश्यू को लेकर कि भाई किस तरह से मंत्री नियुक्त किए जाए और इसमें अल्पसंख्यक लोगों का भी प्रतिनिधित्व मिल जाए। फिर आते हैं प्रोफेसर केटी शाह के संशोधन के बारे में। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं होना चाहिए।
मंत्री परिषद में लोकसभा के 2/3 सदस्य होने चाहिए, मंत्री परिषद में राज्यसभा के 1/3 सदस्य होने चाहिए। कुछ ऐसे ही संशोधन लेकर आए थे प्रोफेसर केटी शाह। क्या कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर? श्रीमान, मैं इन बातों को एक एक करके अलग अलग करके लूंगा। पहली, प्रधानमंत्री के संदर्भ में मैं नहीं समझ सका कि प्रोफेसर केटी शाह क्यों ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति को संविधान में स्पष्ट नहीं किया जाए। यदि मैं उनकी ठीक ठीक बातों को समझ सका हूं तो कार्यपालिका मंडल के अंग स्वरूप प्रधानमंत्री को यदि रखा जाए तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसी बात है, यदि परंपरा द्वारा प्रधानमंत्री के बने रहने पर उनकी कोई आपत्ति नहीं है, तब तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री की स्थिति को कानूनी तौर पर बयान करने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पद परंपरा के अनुसार तो रखने का समर्थन करते हैं केटी शाह, लेकिन संविधान में नहीं रखने का समर्थन करते। जब आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का पद ताकतवर है तो कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख करने में दिक्कत क्या है, ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर कह रहे। इंग्लैंड में भी जैसा कि वैधानिक कानून के अधिकांश छात्रों को स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री का एक पद था जिसको परंपरा के आधार पर अभी स्वीकृत किया गया था। बाद में जब मंत्रिमंडल के मंत्रियों के वेतन को नियमित करने के लिए अधिनियम बनाया गया था तब भी उसका उल्लेख किया गया था। मैं प्रोफेसर केटी शाह से यह कहना चाहता हूं कि उनके संशोधन के अन्य सिद्धांत के लिए जिसके अनुसार हम अधिनियम बनाना चाहते हैं, अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के लिए बड़े घातक होंगे। इस सदन के समस्त सदस्य इस बात के इच्छुक है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर मंत्रिमंडल कार्य करे और सब इस बात से सहमत है कि यह बड़ा ठोस सिद्धांत है। पर मैं ये नहीं जानता हूं कि सदन के कितने सदस्य इस बात को समझते हैं कि वह सही तंत्र कौन सा है जिससे सामूहिक उत्तरदायित्व का परिवर्तन होता है। ऐसी बात डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई प्रधानमंत्री नहीं है, तब क्या होगा? यह होगा कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के नियंत्रण और प्रभाव के अधीन रहेगा। राष्ट्रपति यदि किसी विशिष्ट मंत्रिमंडल के अनुकूल नहीं है तो उसके लिए यह पूर्णतया संभव होगा कि प्रत्येक मंत्री से एक एक करके अलग अलग इस प्रकार बर्ताव करे कि मंत्रिमंडल में फूट उत्पन्न कर दे। वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नहीं होगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा? एक एक मंत्री को बुलाएगा और अपने पक्ष में करेगा और मंत्रिमंडल में फूट उत्पन्न कर देगा। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो ही भंग हो जाएगा। इस प्रकार की कल्पना करना असंभव नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक उत्तरदायित्व के कायम होने से पूर्व आपको स्मरण होगा कि वहां का बादशाह ब्रिटिश मंत्रिमंडल में किस प्रकार फूट डाला करता था। मंत्रिमंडल तथा पार्लियामेंट में भी वह एक दल रखता था जिससे कि बादशाह के मित्रों का दल कहा जाता था। वो कहता है कि इंग्लैंड में क्या होता था? इंग्लैंड में सम्राट कुछ मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लेता था। इससे बड़ी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को बड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए इस प्रणाली को हम अपने यहां पर नहीं रख सकते। अतः देखिए, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की स्थिति के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर की टिप्पणी देखिए। वो कह रहे हैं, अतः मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का प्रधानमंत्री बीच का मुख्य पत्थर है और जब तक उस पद को नहीं रखते हैं और उस पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति को मंत्रियों की नियुक्त और वियुक्त करने का कानूनी अधिकार नहीं सौंपते हैं, तब तक सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं। फिर वो कह रहे हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त किया जाता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर वो विधानमंडल का सदस्य हो जाए। तो ये मैं बता दूं कि अनुच्छेद 62(5) में इसकी व्यवस्था की जा चुकी है। अतः यह संशोधन भी उनका क्या है? अनावश्यक है, ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कह रहे हैं। उनकी आखिरी बात यह है कि अपराधी प्रमाणित किए गए किसी भी व्यक्ति को राज्य का मंत्री ना बनाया जाए। जहां तक उनके उद्देश्य का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह सराहनीय है और मैं समझता हूं कि सभा का कोई भी सदस्य इस बात का विरोध नहीं करता है। हम प्रधानमंत्री, विधानमंडल और जनता का विश्वास रखें। यह जनता को अधिकतर मंत्रियों के और मंत्रिमंडल के कार्यों की देखभाल रखती है और वह देखे कि इस प्रकार का अशोभनीय कार्य दोनों में से कोई नहीं कर सके, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा काम है जिसे सम्मानपूर्वक प्रधानमंत्री और विधानमंडल की सद्भावना पर छोड़ा जा सकता है और सामान्य जनता उनकी देखरेख करेगी। इसलिए मैं कहता हूं यह संशोधन भी अनावश्यक है। HV कामा साहब इस बीच में पूछते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि 5वें संशोधन पर है कि नहीं है? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे, हर एक बात का उत्तर देने के लिए वे बाध्य नहीं है। उस संशोधन का उत्तर श्री तजमुल हुसैन ने दे दिया, इसे डॉक्टर अंबेडकर को देने की आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं? उसके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, उन सबको मैं प्रधानमंत्री पर छोड़ा जाएगा। वो प्रधानमंत्री, उन सबको प्रधानमंत्री पर छोड़ देता हूं। उपाध्यक्ष इसके बाद में एक एक संशोधन पर वोटिंग करवाते हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं किसका क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री शब्द हटा दिया, वो वाला संशोधन अस्वीकार कर दिया गया।
फिर स्वविवेक से कार्य करेगा, यह संशोधन अस्वीकार कर दिया गया। फिर इंग्लिश में बहुत बड़ा संशोधन आया था जिसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन करके भी बताया था कि 2/3 इधर से होंगे, 1/3 इधर से होंगे। यह संशोधन भी क्या हो जाएगा? अस्वीकार हो जाएगा। संपत्ति की घोषणा करने वाला संशोधन भी अस्वीकार हो जाएगा और इस प्रकार से अनुच्छेद 61 संविधान का भाग बन जाएगा, जो आजकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 है। हालांकि आज के दिन अनुच्छेद 74 में एक परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? आजकल अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिखी हुई नहीं थी, यह बात 44वें संशोधन के द्वारा की गई थी। यह बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब आता है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 पर विचार विमर्श करते हैं। महबूब अली बेग साहब के नाम से है ये अनुच्छेद 62। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि आप इसे पेश करना चाहेंगे क्या? मैं देखता हूं कि इसका संबंध किसी और अनुच्छेद के साथ भी है। तो उपाध्यक्ष महबूब अली बेग साहब कह रहे हैं जी हाँ ऐसा ही है, तो फिर रहने दीजिए। आप काजी करीमुद्दीन जी का नाम पुकारा जाता है। काजी करीमुद्दीन जी वो कह रहे हैं कि आप इसका केवल भाग 3 पेश कर सकते हैं, भाग 1 और 2 नहीं कर सकते। फिर टीटी कृष्णमाचारी जी का नाम आता है। क्या मैं ये संकेत कर सकता हूं कि पहले अनुच्छेद के अस्वीकृत हो जाने से यदि इस अनुच्छेद के भाग 1 और 2 रुक जाते हैं तो संशोधन के शेष भाग को भी पेश नहीं किया जा सकता, ऐसा कह रहे हैं टीटी कृष्णमाचारी जी। इसके बाद में के संतानम साहब आते हैं और एक बात चल रही है अनुच्छेद 75 जो आज आपको दिखाई देता है, जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में जो अनुच्छेद है उस पर चर्चा करने के संदर्भ में चर्चा चल रही है और ऊपर नीचे हो रहे हैं कौन सा संशोधन रखना चाहिए, कौन सा संशोधन नहीं रखना चाहिए, इसी विषय पर बातचीत हो रही है। और एक संशोधन लेकर आ रहे हैं काजी सईद करीमुद्दीन जी। जो क्या संशोधन है वो जरा देखिएगा। भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह अथवा देश के कानून का विरोध करने अथवा राज्य हित के लिए घातक नीति को जानबूझकर ग्रहण करने के आधार पर सदन द्वारा अभियोग लगाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हटाया जा सकेगा। मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो किस तरह से हटाए जा सकते हैं, इस संदर्भ में करीमुद्दीन जी एक संशोधन लेकर आया है और वो बता रहे हैं कि महाअभियोग द्वारा मंत्रियों को हटाया जाएगा। और वो कह रहे हैं ऐसे महाअभियोग के लिए वही विधि होगी जो अनुच्छेद 50 में दी गई है। अनुच्छेद 50 यानी अनुच्छेद 61 आज का, जो कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग वाली प्रक्रिया बदलाता है। तो करीमुद्दीन जी कह रहे हैं कि मंत्रियों को हटाने के लिए महाअभियोग लाया जाएगा और महाअभियोग की प्रक्रिया वही होगी जो प्रक्रिया अनुच्छेद 50 में दे रखी है, अर्थात राष्ट्रपति वाली प्रक्रिया। और करीमुद्दीन जी इसके बाद में अपने तर्क को पेश कर रहे हैं। इसके बाद में केटी शाह आ रहे हैं। केटी शाह भी कुछ संशोधन रखना चाहते हैं। क्या रख रहे हैं? संसद के लोकागार the prime minister shall be appointed by the president from among the party commanding a majority of the votes in the people's house. Okay, संसद के लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। यानी कुल मिलाकर प्रोफेसर केटी शाह ये जो संशोधन रखना चाह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ लेता हूं यूट्यूब और जूम दोनों से, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना चाहिए बताइए? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर किस सदन का सदस्य होना चाहिए? लोकसभा का या राज्यसभा का या दोनों का? बताइए। लोकसभा का। आशा कुमारी जी कह रही है, बेबी जी कह रही है दोनों का, दुर्गा जी कह रही है लोकसभा का। अरे मेरी बहनों कैसे बताएं आपको, प्राइम मिनिस्टर शुड बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फर्स्ट एंड सेकंड। अगर वो मेंबर नहीं है तो भी चल जाएगा 6 महीने तक के लिए। वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा में बहुमत दल में से ही होना चाहिए। किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है,
वो ऐसा प्रावधान लेकर आ रहे हैं प्रोफेसर केटी साहा। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब प्रोफेसर केटी साहा के संशोधनों के बारे में के संतानम साहब ने कहा कि आपने क्यों इतना भार ले लिया है सारे संशोधनों का, कुछ एक संशोधन रखो ना, इतने सारे संशोधन आप क्यों रखते हैं। तो प्रोफेसर केटी साहा इस बार जवाब देंगे। क्या जवाब दे रहे हैं जरा देखिएगा। मैं समझता हूं कि मैं उन लोगों के समाज में अप्रिय बन रहा हूं जो इतने तथा ऐसे संशोधनों को पसंद नहीं करते जिनको मैं प्रस्तुत करता हूं, या मेरे सुझाए हुए खंडों की बहुलता के कारण उनके सार को समझने में असमर्थ है। मुझे बहुत खेद है कि मैं ऐसा करने के लिए विवश हूं, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता हूं कि मेरा कार्य केवल यही हो कि जो लोग स्वीकार नहीं करते उनसे कोई बात स्वीकार करा लूं। वो जो देखना नहीं चाहते उनके बराबर कोई अंधा नहीं, और जो नहीं सुनना चाहते उनके बराबर कोई बहरा नहीं। ओ क्या बात कही है प्रोफेसर केटी साहा ने। जो देखना नहीं चाहते उनके बराबर कोई अंधा नहीं, जो सुनना नहीं चाहते उनके बराबर कोई बहरा नहीं। बात खत्म नहीं हुई है, अभी जरा देखिएगा। श्रीमान, मेरा काम यह नहीं है कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार कराऊं। मैं ये मानता हूं कि मेरा काम यह है कि सभा के समक्ष प्रत्येक विषय पर अपने विचार प्रकट करूं, और मेरे तर्कों को सुनने के पश्चात यह सदन का कार्य है कि वह उस विचार को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार। जीवन काल में पैगंबरों का कभी कोई सम्मान नहीं होता। जो काम मैंने स्वयं अपने को सौंपा है उसके बारे में मैं ये नहीं सोचता कि अपने विचारों को सफलतापूर्वक स्वीकार करा लूं। मैं अपने मित्र श्री संतानम का बड़ा कृतज्ञ हूं कि उन्होंने कृपा करके मुझ पर मैंने जो भारी बोझ अपने कंधों पर ले रखा है और जिस बोझ को वे अनावश्यक समझते हैं उसके प्रति करुणा प्रकट की है। मेरे कार्यों का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जाए कि मैंने कितने संशोधन रखे हैं। मेरे कार्यों का मूल्यांकन इस आधार पर भी नहीं किया जाए कि मेरे उन संशोधनों में से कितने संशोधन स्वीकार किए गए। मेरे कार्यों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाए कि मैंने उन संशोधनों को रखते समय कौन से तर्क उपस्थित किए हैं, उसके आधार पर मेरे कार्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सभा मेरे किसी संशोधन को स्वीकार करे या नहीं करे। गजब के विरले व्यक्ति थे प्रोफेसर केटी साहा। अगर आप सोचिए जरा, प्रोफेसर केटी साहा ने इतने सारे संशोधन अगर नहीं रखे होते तो संविधान सभा की ये जो 6 किताबों में जो बहस आपको देखने को मिलती है वो शायद 3 या 4 किताबों में होती। और जो तर्क वितर्क जो रखे गए सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने में पता नहीं कितनी मदद करते हैं। कल्पना कीजिए। मुझे इस सभा की कार्य प्रणाली के अनुसार कोई वैकल्पिक संविधान प्रस्तुत नहीं करना है, वरन प्रत्येक विशेष खंड पर जिस समय विचार हो संशोधन प्रस्तुत करना है। जब मैंने विशिष्ट सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, सभा की मेरी बात मानने के लिए प्रति अनिच्छा रही है, पर मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक सभा के किसी विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा मुझ पर यह पूरी रोक नहीं लगा दी जाएगी कि मेरे समस्त संशोधन पेश करने के पूर्व ही अस्वीकार कर दिए जाए, तब तक मैं एक एक संशोधन को पेश करता रहूंगा। जब तक यह सभा एक प्रस्ताव पारित करके मुझ पर संशोधन रखने से पूर्व ही संशोधन न रखने वाला प्रस्ताव पारित कर दे, मेरे संशोधनों पर रोक लगा दे प्रस्ताव पारित करके, तब तक मैं संशोधन पेश करने का अपना दायित्व का निर्वहन करता रहूंगा। वंदन है। क्या गजब के लोग थे। क्या कह रहे हैं? अस्वीकार कर दिए जाएंगे तब तक मैं हर एक संशोधन को प्रस्तुत करता रहूंगा, उन पर भाषण दूंगा और सभा का उन पर जो भी मत है उसे भी मानूंगा। मैंने ये कब कहा कि आप मेरे संशोधन को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? आपका जो भी मत है, सभा बहुमत से काम कर रही है, मैं उनके स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं संविधान सभा का एक मेंबर हूं। एक मेंबर होने के नाते मैं हर संविधान के हर प्रावधान पर अपना संशोधन रखूंगा, उस पर भाषण दूंगा और संविधान सभा के ऊपर छोड़ता हूं कि वो उसे स्वीकार करे या नहीं करे। इसके बाद में उनका भाषण खत्म हो जाता है और उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं ओके, सुबह कल 10 बजे के लिए सभा स्थगित की जाती है। और इस प्रकार से शुक्रवार तारीख 31 दिसंबर 1948 की प्रातः 10 बजे तक सभा स्थगित हो गई। संविधान सभा के ये जो लोग थे, एक से बढ़कर एक लोग थे। इनके जो विचार थे, ये विचार हमें ग्रहण करना चाहिए। आज हम जिस तरह से एक दूसरे के प्रति विचार रखते हैं, जो हमें पसंद नहीं है,
जो हमारे विचारों से मेल नहीं खाता है उसे हम सिरे से खारिज करने की जो प्रवृत्ति विकसित किए हुए हैं। आप देखिए संविधान सभा में किस तरह से विचार रखे गए थे। मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये बात हम आज कितने टाइम से सुनते रहे, लेकिन हम उसको आचरण पे तो लाते ही नहीं है। अच्छा, इसने मेरी बात का विरोध किया, ठीक है, देख लूंगा मैं। अरे ये क्या है भाई, विरोध होना अपेक्षित है, विरोध होना अपेक्षित है। और जितना विरोध हो रहा है उसका विरोध किसका होता है? जो कार्य कर रहा है उसी का तो विरोध होता है। और विरोध होने से आप संभलते हैं, आप अपने कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होते हैं। आप जिस तरह से घोड़े पे सवार होकर भाग रहे हैं, अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला कर मिलता है तो आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि मेरे इस घोड़े की सवारी की वजह से किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है मेरा घोड़ा बड़ा सरपट दौड़ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको लगता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि किसी को उसका नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है ये बताएगा कौन? ये कोई रोकने वाला होगा, ये कोई टोकने वाला होगा, तभी तो बताएगा। और ये जरा सोचिएगा कि नुकसान नहीं हुआ, अगर आपने ये देख लिया तो कम से कम आगे चलते हुए आप ये देखेंगे कि अब आगे भी किसी का नुकसान ना हो। ऐसा ही रोल था संविधान सभा में कई सदस्यों का। वंदन है उनको, साधुवाद है। आज ये चर्चा यहीं पर खत्म करते हैं। 30 दिसंबर 1948 की सारी चर्चा मैंने आपके सामने रख दी। यूट्यूब के साथियों, आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार देखें। जो मेरे मित्र मुझसे पूछ रहे हैं कि साहब पहले की क्लासेस, अरे 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 2021 को मिलेगी। हर दिन हमने, जिस दिन मीटिंग हुई उसी दिन हमने चर्चा की। सब कुछ यूट्यूब पर पड़ा है, आप बहुत ढंग से देखिएगा और उसमें से नोट्स बनाइए। इसमें से नोट्स बनाइए, एक एक जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसमें से नोट्स बनाइए। आगे आने वाले परीक्षाओं में इसी प्रकार के तो प्रश्न पूछे जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना काफी। सुबह वापस मिलते हैं 7:30 बजे। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।